ये पानी की बोतल थी यार यहाँ पर, देखिए क्या। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है भैया? बढ़िया भैया, एकदम तगड़े हैं भैया, जबरदस्त हैं भैया। गुड इवनिंग भैया, का हाल चाल महाराज? का महाराज का हाल चाल बा? सर दुई गलत हुए, आप मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। हेलो सर। सर आप कैसे हो सर? हम अच्छे हैं, तबाही है, बहुत तबाही है। गुड इवनिंग, जय भीम। सर सेल चैप्टर के डॉक्टर साहब सीरीज के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, हमने डाले हैं यार, डाले हैं। कहां डाले हैं? सेल डिवीजन वाले लेक्चर के लेक्चर नंबर 3 में डाल दिए हैं। लेक्चर नंबर 3 में देखना, 3 या 6 में देखना। टीचर स्लाइडें डाउनलोड किया करो यार, बता दिया जाता है। ओके मेरे भाई। सर पुंकेसर मेल रिप्रोडक्शन है? पुंकेसर मेल रिप्रोडक्शन नहीं है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। काहे अंग्रेजी की ऐसी तैसी करते हो? आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ऐसे बोल, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे तो तब होएगा ना जब तू हैप्पी होएगा। आशीर्वाद दीजिए, बहुत 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 आशीर्वाद है। राधे राधे। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दो ना। अच्छा, सेल चैप्टर का डॉक्टर साहब सीरीज का 91 क्वेश्चन देखिए। अब यहां पर कहां से खोलूं 91 क्वेश्चन? तो देख ले, वहां पर स्कैन करके आंसर मिल जाएगा तेरे को। पुंकेसर नर जनन होता है और जायांग मादा जनन होता है। तुम भोंदू हो जेबा, जेबा तुम भोंदू हो। नर जनन होता है या नर जनन अंग होता है? जायांग मादा जनन होता है कि मादा जनन अंग होता है? मादा जनन अंग होता है। भोंदूलाल आज हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, अगला टेस्ट कौन से संडे को है? 2 संडे छोड़कर होता है ना, मतलब दूसरे संडे को। 70वें क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, सेल साइकिल वाला। ओके, ये मैं आज देख लूंगा और कल बता दूंगा, ठीक है? एक बार इसको एक बार क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 70। ये मार्कर ले लो, यहां पर लिख देना क्वेश्चन नंबर 70। सेल डिवीजन चैप्टर का आंसर नहीं मिल रहा। लुकिंग गॉर्जियस, बेटा गॉर्जियस लड़कियों के लिए शब्द यूज में लिया जाता है, हम लड़का हैं बे। आपका बाल कब आया और कैसे आया? हमको रात को एक सपना आया कि हमारा बाल आया, सुबह उठ के देखा तो हमारा बाल आ गया, जादू हुआ। सर मैं डाउटनट ऑफिस आना चाहता हूं। क्यों? यहां पर कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। यस देवेंद्र कुमार। सर बाईवेलेंट क्या होता है? आहा, कौन है ये भोंदूलाल? ये है अजीत सिंह। अजीत सिंह को बाईवेलेंट समझ में नहीं है। अजीत सिंह आज तो 10 बार पढ़ेगा सेल डिवीजन। सर आज आप खुश लग रहे हैं। हाँ, इंडिया फाइनल में जो पहुंच गई है। हाँ जी, चलो जी। सर आपका ये स्मार्ट बोर्ड कितने का पड़ा? बेटा मेरा नहीं है, डाउटनट वालों का है। भैया कितने का आता है ये? भैया को भी नहीं पता कितने का है। और बकैती अगर खत्म हो गई है तो पढ़ाई कर ले। बकैती अगर तुम्हारी खत्म हो गई और मेरी भी खत्म हो गई है, बस इतनी थी, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर ले। कसम से बहुत बकैती करते हो। सर आप मुझसे नाराज हो? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ जी। सर मेरा कमेंट नहीं देखते हो? बिल्कुल नहीं देखता बेटा, बिल्कुल नहीं। चिढ़ है मेरे को आपके कमेंट से। हाँ जी, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर भूलने की बीमारी दूर कैसे करें? रात को सोने के बाद सुबह उठने से पहले थोड़ी सी चीनी खा लिया करो, ठीक है?
चले आगे बढ़े। क्या बोला मैंने? रात को सोने के बाद, सुबह उठने से पहले। ठीक है, चल। सो बेटा हम यहां पर पुष्प पढ़ रहे थे। इस पुष्प में हमने, अच्छा पहले अभी एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। कल जो हमने चीजें पढ़ी थी एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज जो पढ़ेंगे उसकी एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे। चलो जी आगे बढ़े। आइए देखिए ये एनसीईआरटी, प्लीज आप अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए और उसमें मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। आइए दोस्त, बस बहुत ज्यादा हो गई मजाक मस्ती, हो गया एंटरटेनमेंट, अब थोड़ा सा पढ़ाई कर ले कर ले कर ले कर ले। हाँ जी, चल आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्टार्ट करते हैं। यहां पर एनसीईआरटी हमारी इस तरीके से स्टार्ट होती है इस चैप्टर की। क्या हम भाग्यशाली नहीं है? बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं है। नीट की तैयारी कर रहे हैं, भाग्यशाली थोड़ी ना है, मेहनती हैं हम, भाग्यशाली नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक है? क्या हम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है कि पादप जो है वो लैंगिक प्रजनन करते हैं? क्यों भाग्यशाली? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं। देख रहे एनसीईआरटी, देख रहे हो तो एनसीईआरटी, मदहोश हो जाते हैं। उनके भरपूर रंग आदि यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती है। समझ रहे हो ना तुम क्या कह रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कह रही है कि हम जिस पुष्प को देखते हैं, टकटकी लगाकर देखते हैं, उसको सूंघते हैं, जो बहुत ही महक होती है, उनसे खुशबू आती है और हमें मदहोश कर देती है, ये सारी चीजें आवश्यक है क्या करने के लिए? लैंगिक प्रजनन करने के लिए। अब जरा सोचिए, पुष्प रंगीन है, काहे रंगीन है? कीट अजी कीट को आकर्षित करने के लिए सुगंध निकाल रहा है। किस लिए? तुम्हारे लिए कि नहीं? बालक जो है क्या देगा? गुलाब का फूल देगा प्रपोज करने के लिए, और लड़की जो है सुनकर मदहोश हो जाएगी। इसीलिए पुष्प जो है वो मदहोशी लाते नहीं, वो सुगंध इसलिए निकालते हैं ताकि कीट आकर्षित हो। लड़की आकर्षित ना हो, कीट आकर्षित हो। कीड़ों को आकर्षित करने के लिए पादप क्या निकालते हैं? सुगंध निकालते हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। पुष्प जो है उसका उपयोग सिर्फ हमारे लिए नहीं है, खुद पादप के लिए भी तो उपयोगी है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। जनाब यहां से प्रश्न बन सकता है क्या सर? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं? अरे जिग्नेश गहलोत, काहे बिना फालतू की बकवास कर रहे हो बे? है? हाँ जी, सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा, क्या सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही गुरु माता है, यही गुरु पिता है, इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, जिनमें पुष्प मिलते हैं, उनमें क्या होता है? लैंगिक प्रजनन होता है। क्यों? क्योंकि पुष्प एक लैंगिक प्रजनन संरचना है। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डाले तो अनुकूलन की एक व्यापक परिधि को प्रदर्शित करते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। अब सर यहां से प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद बताओ क्या है? क्वेश्चन क्या बनेगा? देख, दो क्वेश्चन बन रहा है, एक तो यहां से बन रहा है, एक यहां से बन रहा है। हम इसको थोड़ा मोटा हाईलाइट कर देते हैं या ब्लू कलर से कर देते हैं। हाँ जी, लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है भैया? आपसे पूछा जाए लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो दोनों याद रखना, फल और बीज। भैया लैंगिक जनन हो जाएगा। लैंगिक पुष्प क्या है? लैंगिक संरचना है ना, जिसमें नर लैंगिक अंग है, मादा लैंगिक अंग है। कौन? पुंकेसर, स्त्री केसर, है ना।
नर युग्मक आएंगे, मादा युग्मक से संलयन करेंगे, युग्मनज बनेगा, बीज बनेगा। बीज जो है आगे चलकर किसमें होएगा सर? फल के अंदर होएगा। बीज किसमें होता है सर? फल के अंदर होता है। तो फल और बीज कब बनते हैं? जब लैंगिक जनन हो जाता है। तो लैंगिक जनन का उत्पाद कौन होएगा सर? फल और बीज होएगा। क्या सभी पुष्पीय पादप जो हैं उनमें लैंगिक प्रजनन होता है? बिल्कुल लैंगिक प्रजनन होता है। दो सिंपल से क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। डन। आइए इस अध्याय में आकार की संरचना और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझते हैं। आइए, ये बोल रहा है आइए समझते हैं। मैंने कहा आइए, तो फिर समझते हैं। डन। यहां से यहां तक की बात। हाँ भाई, यहां से यहां तक की बात में कोई तकलीफ है आपको? आपके कलेजे में कोई दिक्कत? यहां से यहां तक की बात में A to Z लाइन आपको पढ़ा रहा हूं भैया, एनसीईआरटी रीड करा रहा हूं, और कहा लोगे बताओ? समझ में आ गया? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम दे रखा है, अभी इस डायग्राम को देखेंगे हम। आइए, पुष्प आवृत बीजों का एक आकर्षक अंग है। पुष्प जो है वो आवृत बीजों का क्या है? एक आकर्षक अंग है। अब मैं पर्टिकुलरली यहां पर पहले से ना कुछ कुछ चीजें हाईलाइट कर कर लाया हूं, वो चीजें जो हमारी एनसीईआरटी में गलत है। क्या सर इस चैप्टर में भी गलत है? हाँ। क्या इस चैप्टर में भी गलत है? हाँ। कहां गलत है? अभी अभी बता दूंगा। देख, लाल कलर से तेरे को हाईलाइट दिखेगा। कहां पर दिखेगा? लाल रंग से। कहां दिखेगा? देख, एक तो दिखेगा तेरे को यहां पर, इस डायग्राम में गलती। एक देखो दिखेगी यहां पर, इस लाइन में गलती। लघु बीजाणु धानी लिखा हुआ है, बताऊंगा। स्फुरित लिखा हुआ है, स्फुटित होता है। ये स्फुरित नहीं होता, स्फुटित होता है। तो ये मिस्टेक है जो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आइए पढ़ते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है हमारे इधर। यहां पर देखिए, प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटतम संबंध रहा है। मतलब प्राचीन काल से ही हम जो है संबंध दर्शाते किसके साथ में? पुष्पों के साथ में। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्व की एक वस्तु रही है। क्या कोई क्वेश्चन बन रहा है? क्या कोई यहां पर कोई क्वेश्चन बन रहा है? नहीं जनाब, यहां पर कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। इतनी सी बात हम जानते हैं कि पुष्प को हम सौंदर्य विषयक लिखा हुआ, मतलब एक सौंदर्य का प्रतीक मानकर उपयोग में ले सकते हैं। अब आभूषण मानकर यूज में लेते हैं। अपने सामाजिक तौर पर कि भैया किसी का सत्कार करना है, मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी लीजिए पुष्प अर्पित करते हैं ना मंत्री जी को, है ना। तो सामाजिक तौर पर भगवान को चढ़ा देते हैं। अपनी संस्कृति को दर्शाने के लिए हम पुष्पों का अर्पण करते हैं। तो भैया कुल मिलाकर यहां पर बहुत ही नॉर्मल तरीके से यहां पर ये बात लिखी गई है। ठीक है, ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। अब कल कई बच्चे जो है लगातार कंटिन्यूअसली, सर विषाद क्या होता है? विषाद क्या होता है सर? ये विषाद 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 क्या होता है? हु इज विषाद सर? ये विषाद क्या है? अनुराग क्या है? चलो प्रेम तो हमको समझ में आता है, प्रेम तो हमको समझ में आता है। चलो प्रसन्नता भी हमको समझ में आती है। सर ये विषाद क्या होता है? ये क्या है? ये विषाद क्या है ना? है ना? तो बेटा विषाद का मतलब होता है दुख। विषाद मीन्स दुखी, दुख। और अनुराग मीन्स एप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब एक तरीके से एप्रिशिएट करना कि अच्छा बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया, ये ले बेटा, ये ले पुष्प रख। समझ रहा है ना? मतलब ठीक है, किसी चीज को एप्रिशिएट करना। तो जब प्रेम, प्रसंग या अनुराग यानी किसी चीज को एप्रिशिएट करना, बहुत हैप्पी होते हैं, तो हमें गुलदस्ते के रूप में क्या मिल जाते हैं? पुष्प मिलते हैं। कभी दुख होता है या कभी मॉर्निंग बोला जाता है, इसको मोर्निंग बोला जाता है इंग्लिश में, MOURNING। ठीक है, MO नहीं, MOURNING, शोक। ठीक है, कई धर्मों में आपने देखा होगा जब लोगों को दफना देते हैं तो उनके ऊपर पुष्प जो है अर्पित कर देते हैं, है ना। डन। कौन है रे ये बेवकूफ? कौन है ये? कौन है ये बेवकूफ? ये लड़का तुम्हारे सामने ये क्या चल रहा है बे? तुम्हारे लपाड़ा लगा दे हैं? क्या है ये? तुमको क्या दिक्कत होती है भाई? ये इतने लंबे लंबे मैसेज करने के लिए सामने से सारे मैसेज उड़ जाते हैं। तुम्हारा माथा हिल गया है? तुमको पुष्प की जरूरत है क्या? है?
चलो जी, यहां तक की बात क्लियर है। एक फालतू का कमेंट नहीं आना चाहिए पढ़ते हुए। जब नहीं पढ़ रहे थे फुल मस्ती में थे, फुल मस्ती के मूड में थे, तुम भी मस्ती के मूड में, मैं भी मस्ती के मूड में। जब पढ़ रहे तो फालतू की चीजें नहीं, ठीक है ना। हाँ जी, तो इन सारी चीजों का प्रतीक है कौन? पुष्प। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाए जिनका आभूषणात्मक महत्व हो। कोई सूची बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। और उसके बाद जिन्हें आप घर एवं बगीचे में उगाते हो। बहुत ठाली है आप, घर से बहुत पढ़ाई से ठाली है, तो ये काम कर लेना। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करिए जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव में उपयोग किया जाता है। आप अगर ठाली नहीं है, आपके घर पर अगर कोई ठाली है, तो उसको बोल दीजिए कि मेरे लिए 5 ऐसे पुष्पों का नाम लिख के दो जिसको हमने यूज में लिया था। कहां पर? किसी महोत्सव में यूज में लिए, किसी उत्सव में यूज में लिया। बोले हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती, इंपॉर्टेंट था, पुष्पों की खेती या जिसको हम फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि बोलते हैं, सुना है? हाँ सर सुना है। क्या होती है फ्लोरिकल्चर, क्या होती है पुष्प खेती, क्या होती है पुष्प कृषि? अरे भैया, पुष्पीय पादपों को उगाना, उगाने के बाद उनको बेचना, ठीक है। यानी हम पुष्पीय पादपों को उगा रहे हैं, उगाने के बाद हम उनको बेच रहे हैं, यानी पुष्पीय पादपों का क्रय विक्रय, यानी लेना भी, बीज लेना, लेने के बाद उनको उगाना, उगाने के बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तो काट कर बेच देना। यही क्या कहलाती है? पुष्प कृषि। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। डन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात, पढ़ने वाले बालक यहां से यहां तक कोई तकलीफ? जिन्होंने यहां पर विषाद 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 कल किया था, समझ में आ गया? सर जिसमें पुष्प नहीं होएगा उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होएगा, ऑब्वियस ही बात है। पुष्पीय पादपों में अगर पुष्प नहीं होएगा, मान लो एक प्लांट हूं, मैं एक एंजियोस्पर्म हूं और मेरे अंदर अगर पुष्प नहीं है तो लैंगिक जनन नहीं कर पाएगा। हां, अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं, मैं टेरिडोफाइट की बात करूं, मैं ब्रायोफाइट की बात करूं, मैं थैलोफाइट की बात करूं, उनमें तो ऑलरेडी पुष्प नहीं है, तो क्या उनमें लैंगिक जनन नहीं होता? होता है, उनमें भी होता है लैंगिक जनन, लेकिन वहां पर लैंगिक संरचना पुष्प नहीं होती है। पुष्पीय पादपों में, एंजियोस्पर्म में जो लैंगिक स्ट्रक्चर है उसका नाम पुष्प है। अब पुष्प अगर नहीं होएगा, मैं एक पुष्पीय पादप हूं, ठीक है, और मेरे अंदर पुष्प नहीं बना, जब पुष्प ही नहीं बना यानी उसमें पुंकेसर स्त्री केसर ही नहीं है, तो कैसे करेगा लैंगिक जनन? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सर विषायक मतलब कौन सा विषायक? सौंदर्य का सूचक। अरे विषायक, विषयक मतलब सूचक। ले भाई तू यार, कछु अपनी तरफ से भी मेहनत नहीं करनी होती है। सौंदर्य विषयक मतलब सौंदर्य का प्रतीक, सौंदर्य का सूचक, सौंदर्य का। डन। चलो आगे बढ़े उपेंद्र सिंह। नेक्स्ट, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए यार, इतना तो थोड़ा खुद भी अपनी तरफ से जद्दोजहद कर सकते हैं, इतनी मेहनत खुद भी कर सकते हैं। हाँ जी सर, फ्लोरल प्राइमोडियम क्या है? कल का लेक्चर देख मेरे भाई। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादपों में पुष्प आने वाला है। कल ये लाइन मैंने आपको बताई थी, याद करें, क्वेश्चन कराया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अभी पुष्प नहीं खिला है, अभी पुष्प नहीं आया है, लेकिन हम ये तय करके बता सकते हैं कि पुष्प आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होते हैं? हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, एक कली का निर्माण होता है, और वो कली जो होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पीय अध्यक्ष फ्लोरल प्राइमोडियम। कल तेरे को बताया था क्या? एक कलिका होती है जो नोड पर विकसित होती है, पर्व संधि पर विकसित होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल प्राइमोडियम। पुष्पीय अध्यक्ष एक पुष्प कलिका होती है, और वो कलिका में परिवर्तन आते हैं, विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, निश्चित कार्य करने की क्षमता आती है, और फाइनली वो किसमें विकास कर देती है? किसमें बदल जाती है? सर पुष्प में बदल जाती है। तो ये जो पुष्पक्रम की रचना होती है, यानी पुष्पक्रम मींस एक डाल पर कई सारे पुष्प जब एक क्रम में लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। एक शाखा पर कई सारे पुष्प एक क्रम में लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम। ये एक शाखा, मैं एक पेड़ हूं, ये एक शाखा, इस पर कई सारे क्या लगे हुए हैं? पुष्प लगे हुए हैं, ये क्या कहलाता है? पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम की क्या हो जाती है? रचना हो जाती है, एक पुष्पक्रम बन जाता है, एक क्रम में पुष्प लग जाते हैं। किसमें? पादप में, जो पुष्पी कलिका और बाद
बाद में पुष्प को धारण करते हैं। जो किसको धारण किए हुए हैं? पुष्प को धारण किए हुए, और वो कलिका जो अभी अंकुरित होकर पुष्प बनाने वाली है, इसको धारण किए होते हैं। पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाएं या अंग कौन होते हैं? पुमंग और जायांग होते हैं, और ये विभेदित एवं विकसित रहते हैं। यानी एक पुष्प के अंदर जो नर लैंगिक अंग जो है वो कौन है? पुंकेसर या पुमंग, और स्त्रीकेसर या जायांग। अभी पढ़ेंगे ये वाली चीज, ठीक है। आप याद करें कि पुमंग से भरपूर पुंकेसर का गोला नर जनन अंग तथा जायांग मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी पुमंग जो होता है वो कौन होता है? नर जनन अंग होता है, और जायांग जो होता है वो कौन होता है? मादा जनन अंग होता है। डन। ये इतनी सी बातें थी। सर विभेदन का मतलब एक निश्चित कार्य करना। सर पुमंग क्या है? अभी पढ़ने वाले हैं दोस्त। चलिए, यहां तक मेनली हमने यहां तक की चीज पढ़ी थी, यहां तक की बातें कर ली थी कल हमने। अब इसके आगे जो ये चीजें लिखी हुई है ना, ये पुमंग जायांग है ना, ये सारी चीजें अब हम पढ़ने वाले हैं। यानी अब हम ये सारी चीजें जो चीज लिखी हुई है ये सारी चीजें पढ़ने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी को देखेंगे। ओके निशांत गुप्ता, चलो हमारे यहां पर कोचिंग में, अब तुम्हारे यहां पर कौन सी कोचिंग का नाम बताओ जरा हमको। क्या नाम है तुम्हारी कोचिंग का? सर हमारे यहाँ की कोचिंग में आपका लेक्चर डिजिटल बोर्ड पर बच्चों को दिखाते हैं गुरुजी। एनसीईआरटी की लाइन पूरी याद करवा दिया आप, थैंक यू। लेकिन कौन सी कोचिंग है पहले ये बताओ। तुम्हारी कोचिंग में हमारे लेक्चर काहे चल रहे हैं बे? गुलार में पुष्प नहीं होता, क्यों नहीं होता? होता है। आइए पुष्प की रचना देखते बेटा। हम लोगों ने कल हम यहां पर पुष्प की स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो ध्यान से प्लीज सीरियस होकर पढ़ते हैं, ठीक है। आइए चलो देखिए, पुष्प की जब हम संरचना देखते हैं तो हमने कल क्या बोला था? पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया है, ईमानदारी से जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं लिया है, ईमानदारी से अपने आप आज के लेक्चर को बंद कर देना। पहले कल का लेक्चर अटेंड करना, फिर उसके बाद में आज के लेक्चर को लेना। क्यों? क्योंकि अगर कल का लेक्चर नहीं लिया है फिर तेरे को चीज समझ में नहीं आएगी, फिर तो स्पैम करेगा बिना फालतू का, है ना। रूपांतरित प्ररोह का मतलब क्या था? जिसमें दोनों भाग हैं। पुष्प में दोनों चीजें हैं। कौन? तना भी है और पर्ण भी है। कल मैंने आपको ये चीज बताया था ना कि पुष्प जो है उसमें तना भी है और पर्ण भी है। कैसे कैसे? हमने बोला था पुष्प की जो रचना जो होती है, ये जो पुष्प जो होता है, इस पुष्प के अंदर एक डंडीनुमा संरचना थी, और ये डंडीनुमा संरचना जो थी इसको हमने क्या नाम दिया था? याद करिए सर। ये जो डंडीनुमा संरचना जो थी इसको हमने क्या नाम दिया था? सर हमने इसको बोला था पुष्प व्रंत। याद आ रहा है? क्या नाम दिया था? पुष्प व्रंत। क्या नाम दिया था बेटा? पुष्प व्रंत। एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड। क्या नाम दिया था? पुष्प व्रंत। इसका नंबर नोट करना 1357 80156 80156। देखो दोस्त, नॉर्मल मजाक चलता है, लेकिन तुम क्लास में ऐसी उठपटांग बातें अगर करोगे ना तो बेटा तुमको क्लास नहीं, तुमको बैच निकाला दिया जाएगा आज। तुमने नाम तो वैसे भी नहीं रखा हुआ है, तुम्हारा बैच आज बंद हो जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ जी, तो हमने क्या बोला हमने क्या बोला दोस्त? हमने बोला ये जो पुष्प जो होता है, इस पुष्प में एक डंडी थी, एक डंडीनुमा संरचना थी जिसका नाम क्या था सर? पुष्पव्रंत था, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोले थे? पेडंकल बोले थे। ये पेडंकल ऊपर चलकर क्या हो गया था सर? फूल गया था, और इसको हमने क्या बोला था सर? पुष्पासन बोला था। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस कहते हैं।
ये जो संरचना जो थी ये तने का भाग थे, ये जो संरचना जो थी ये किसका भाग था? तने का भाग था, जिसमें क्या मिल रही थी सर? नोड और इंटरनोड पाए जा रहे थे, यानी पर्व संधि और पर्व पाई जा रही थी। जो पर्व संधि थी, यहां से ध्यान से सुनना, एक पत्तीनुमा संरचना निकलती है, एक पत्तीनुमा संरचना निकल रही है। इसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, इस पत्तीनुमा संरचना जो हरे रंग की होती है इसको हम बोलते हैं बाह्य दल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेपल। अब ये बाह्य दल एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं। यह बाह्य दल एक तो है नहीं, बहुत सारे। कौन? ये बाह्य दल एक तो है नहीं, बहुत सारे बाह्य दल हैं। अब ये जो बहुत सारे बाह्य दल है, इनका जो समूह जो होता है, एक तो है नहीं, ऐसे बहुत सारे होंगे। इनका जो समूह जो होता है, इनका ये जो समूह जो होता है, इस समूह को, ये जो समूह जो होता है, इस समूह को हम क्या बोल देते हैं? बाह्य दल पुंज। इस समूह को हम क्या बोल देते हैं? बाह्य दल पुंज। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैलिक्स। अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं? कैलिक्स बोल देते हैं। डन? इतनी सी बात समझ में आ गई सर। नोड इंटरनोड तने में पाए जाते हैं, ठीक है जी, क्लियर है? चलिए जी, अब ये जो बाह्य दल जो थे ये कैसे थे सर? हरे रंग की संरचना होती है। कैसे रंग की संरचना होती है? हरे रंग की संरचना होती है। जो आपको इस डायग्राम में भी दिखाई दे रही है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है हरे रंग की संरचना है। बहुत सिंपल सा है। अब इमेजिन करिए, पुष्प जब खिलता नहीं है, यानी कलिका अवस्था में होता है, यानी ये सारी चीजें अंदर होती हैं और ये इसको कवर करे रखती हैं। क्या सर? मैंने बोला ये पुष्प जो था जब खिला नहीं था, तो ये सब कुछ जो भी अंदर माल मसाला होएगा वो सारा का सारा घेरा होएगा किससे सर? इन बाह्य दलों से। यानी कलिका अवस्था में, सोचो, कलिका अवस्था में एक पुष्पीय पाद, एक पुष्प को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रही थी? सोचो, कलिका अवस्था में, बड स्टेज में, ये जो पुष्प जो था जब कलिका अवस्था में था तो बाहर से हरी हरी पत्तियां होती हैं। हाँ सर, वो कौन होती है? यही सेपल होती है। तो ये इनका कार्य क्या है सर? कलिका अवस्था में पुष्प को क्या करना सर? प्रोटेक्ट करना। यहीं पर लिख देते हैं, कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षित रखना। ये किसका कार्य है भैया? यहां पर बाह्य दलों का। डन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली जो संरचना है जो कलरफुल होती है, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके बाद में जो पत्तियां जो होती हैं, इसके बाद में जो पत्तियां जो मिल रही हैं, ये वाली पत्तियां जो यहां पर मिल रही हैं, ये कलरफुल पत्तियां होती हैं, रंगीन पत्तियां होती हैं। और ये जो रंगीन पत्तियां जो होती हैं, इन रंगीन पत्तियों को हम नाम देते हैं क्या? दल। इंग्लिश में बोलते हैं पैटल, या कई बार इसको पंखुड़ी भी आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है जी। ये जो दल जो होते हैं, इन दल का भी क्या होएगा सर? समूह होएगा। एक तो है नहीं, ऐसे कई सारे होंगे। इनका जो समूह जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दलपुंज, यानी कोरोला। अब सर ये जो दल जो होते हैं ये कैसे होते हैं गुरु? रंगीन होते हैं। और अगर ये रंगीन होते हैं तो क्या फायदा होगा रंगीन होने का? सोचो, अगर ये रंगीन है, कलरफुल है, तो ये किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। किसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे? जरा इमेजिन करो, ये अगर रंगीन है, ये लाल रंग की जो आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं, अगर ये रंगीन है तो किसको अट्रैक्ट कर रही है सर? कीड़ों को। क्यों सर? क्योंकि कीड़ा आएगा, यहां पर बैठेगा, तो ये जो आपको दिखाई दे रही है पीली पीली संरचना, ये है पराग कोश, और इनसे निकलते हैं परागकण जो यहां पर गिरे पड़े हैं। तो कीड़ा जब आएगा, यहां पर बैठेगा तो उसके पैरों से चिपक जाएंगे क्या? परागकण। फिर वो उन परागकणों को कहीं और ले जाकर किसी और पुष्प पे छोड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात जो थी, ये जो लाल रंग की संरचना, ये किसको आकर्षित कर रही है सर? ये इंसेक्ट्स को आकर्षित करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं। तो कीटों को आकर्षित करती हैं। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। चलें आगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब
ये जो संरचना, ये जो पीली पीली संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसमें ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, और एक और संरचना जो यहां पर हम दिखा देते हैं, एक ये संरचना है। ठीक है जनाब। अब साहब ये स्ट्रक्चर क्या कहला रही हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं, ये अब हम पढ़ने वाले हैं यहां पर, क्योंकि मेन तो यही चीज है जो हम यहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन संरचनाओं में ये जो था बाह्य दलपुंज, ध्यान से सुनना, कौन था गुरु, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये दो चीजें समझ में आ गई है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ये दो चीज समझ में आ गई। चलो अब इधर देखिएगा, सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, ये बाह्य दलपुंज और ये जो दलपुंज, जो बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, जो किससे बना हुआ है, बाह्य दलों से यानी सेपल से, क्या ये लैंगिक जनन कराते हैं, क्या ये लैंगिक जनन अंग है, सोचो, क्या ये लैंगिक जनन अंग है, क्या ये जनन अंग है, क्या ये नर जनन अंग है, क्या ये मादा जनन अंग है, नहीं सर ये जनन अंग नहीं है। तो जनन अंग कहां है, ये वाले जो अभी अभी हमने बनाए हैं, ये है पुंके, ये है परागकोश, कौन है गुरु, ये परागकोश है, इसको हम इतना सा कवर कर देते हैं। हाँ जी, कौन है बेटा, ये है गुरु हमारा परागकोश, जिसको हम एंथर बोलते हैं, और ये है तंतु, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और दोनों मिलकर क्या कहलाता है, पुंकेसर, जिसको हम अंग्रेजी में एंथर बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेमन कहते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, पुंकेसर किससे बना हुआ है, परागकोश और तंतु से बना हुआ है। पुंकेसर जो है वो किससे बना हुआ है, परागकोश और तंतु से बना हुआ है। हाँ जी, तो पुंकेसर एक मिल रहा है कि बहुत सारे मिल रहे हैं, जरा खुद कॉमन सेंस लगाइए। सर ये पुंकेसर एक मिल रहा है कि कई सारे मिलेंगे, सर पुंकेसर के भी क्या होंगे गुरु, समूह होंगे। ये जो पुंकेसर जो है इसके भी क्या मिल रहे हैं, सर ग्रुप मिल रहे हैं। ये जो पुंकेसर जो है इसके भी क्या मिल रहे हैं, सर समूह मिल रहे हैं। अब इसका जो समूह जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पुमंग कहते हैं, अंग्रेजी में एंड्रोशियम कहते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, पुंकेसर का समूह क्या कहला रहा है, सर पुंकेसर का जो समूह जो है उसको हमने क्या बोला, पुमंग। और ये पुमंग किस चीज को दर्शा रहा है, ये पुंकेसर किस चीज को दर्शा रहा है, सर ये दर्शा रहा है नर जनन अंग को, या नर लैंगिक संरचना को दर्शाता है। या तो पुमंग है क्या भैया, पुंकेसर का समूह ही तो है, इतनी सी बात थी, डन। तो ये तीसरी संरचना पुमंग, तो बाह्य दलपुंज और पुमंग, डन। नेक्स्ट इधर बढ़ते हैं यहां पर। अब ये जो संरचना जो थी यहां पर जगह है नहीं, वैसे नॉर्मली हम पढ़ना चाहे तो यहां पर बना देता हूं। ये जो संरचना जो थी, इस संरचना के अंदर ये वाला भाग जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। क्या नाम देते हैं, वर्तिकाग्र। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिका, और इसको हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है जी, तेरी तो अभी मैं रुक जाता। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, वर्तिका को स्टाइल, और इसको क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अरे रुक जाना भाई, एनसीईआरटी अभी पढ़ेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो, हैं क्यों लगातार कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो, मेरे को दिख रहा है सब कुछ, देख लिया मैंने। अभी जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पर मिस्टेक दिख जाएगी ना, और मैं 1000 बार बोल चुका हूं एनसीईआरटी पढ़ा करो। आज भी एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मैसेज कर रखा था, और पता नहीं मॉड्यूल्स पढ़ते हैं यहाँ के वहां के, इधर के उधर के। मेरे पास बहुत सारे मॉड्यूल रखे हैं, दे दूं मैं तुमको, कोई लॉजिक है उसका देने का,
पड़े हुए मेरे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के। क्या करेगा जब मैं तेरे को 1000 बार बोल चुका हूं कि एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, तब तुमने सुनना ही नहीं है, तो फिर मैं क्या ही बोलूं? फिर 1000 बार बोल चुका हूं एनसीईआरटी पढ़, एनसीईआरटी पढ़, एनसीईआरटी पढ़, एनसीईआरटी पढ़। हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करने वाले स्टार्टिंग से बोलता रहो, लेकिन नहीं, हमारे तो कीड़ा है। सर आपके पास आपका नंबर इन बच्चों के पास कैसे आया? अरे भाई साहब बहुत ही क्या ही बताऊं अब मैं। एक बार ना 2021 की बात है, 2021 में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। उस टाइम पर इतने बच्चे नहीं होते थे बैच में, ज्यादा बच्चे होते नहीं थे उस टाइम पे, थोड़े से ही बच्चे होते थे, है ना, मतलब छोटे छोटे बैच होते थे और थोड़े थोड़े बच्चे होते थे, 50-60 बच्चों का ग्रुप था। तो उनको पढ़ा रहा था, पढ़ाते पढ़ाते उस टाइम पर लास्ट जब नीट का टाइम आ रहा था, तो उस टाइम पर मैंने अपना नंबर दे दिया था कि भैया अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे बात कर लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई सवाल में दिक्कत हो। वो लास्ट टाइम था, स्टार्टिंग में नहीं दिया था, लास्ट टाइम पर दिया था। अब क्या हुआ, वो थी एक पेड बैच की क्लास, और डाउटनट में जो यूट्यूब जो देखते हैं भैया जो यूट्यूब देखते हैं, मैनेज करते हैं, उन्होंने क्या किया, उस क्लास को उठाकर यूट्यूब पे डाल दिया। अब यूट्यूब पर जब डाल दिया तो यूट्यूब पर वो नंबर चला गया। यूट्यूब पर एक बार नंबर चला गया तो यूट्यूब से ना जाने कहां पे नंबर चला गया, ना जाने टेलीग्राम पर चला गया, बहुत जगह नंबर चला गया। आज की डेट में मेरी उसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब मैंने बंद कर रखा है, मतलब बंद इन द सेंस सब कुछ बंद पड़ा है। ठीक है, हमने इंस्टाग्राम बनाया था ये सोचकर कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत हम भी हमने इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया। सब कुछ बंद है, बिल्कुल खत्म, सोशल मीडिया से बिल्कुल खत्म है भाई साहब हम। ठीक है, अपना आए, पढ़ाए, जयराम जी के घर पर गए, बच्चों के साथ हंसे खेले, उनकी थोड़ी बहुत पिटाई भी कर दी, पढ़ा भी दिया उनको, और बस यही काम है। हाँ, बाकी कभी कभी मूवी देख ली और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। अब नंबर, अब कई बच्चे बोलेंगे सर नंबर बदल लो। बेटा कैसे बदलू? बैंक में वो नंबर, आधार कार्ड में वो नंबर, पैन में वो नंबर, ना जाने हर जगह वही नंबर, कहां कहां बदलू? एक जगह अगर मैं बदल भी लूं तो याद भी नहीं कहां पर दूसरा। पासपोर्ट ऑफिस में वो नंबर, इसलिए क्या करूं, परेशान हूं, बताओ। इसलिए एक दूसरा नंबर ले लिया, अब सर जी मैडम को डी को दे दीजिए। अच्छा, तो उनको परेशान और कर दे फिर, है। बहुत दुख है यार, जिंदगी में बहुत दुख है। इधर पढ़ ध्यान से सुन। चलो, सो ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका, ये है अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बेटा ये तीनों चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं? स्त्री केसर। क्या कहलाती हैं? स्त्री केसर, या इसको हम क्या बोलते हैं? अंडप। क्या बोलते हैं? अंडप बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर या अंडप बोलते हैं। अब बात आ रही है सर ये जो स्त्री केसर या ये जो अंडप जो है वो किससे बना हुआ है? मैंने कहा एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय। भाई देखो, ये एक वर्तिकाग्र है, ये एक वर्तिका है, ये एक अंडाशय है। एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय मिलकर एक स्त्री केसर बना रही है। आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या एक पुष्प में सिर्फ एक ही स्त्री केसर होता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं? सोचो कोई ऐसा पुष्प हो जिसमें ये वाली कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है गुरु। हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो अब आप मुझे बताइए, ये पुष्पासन है और ये पुष्प का व्रंत है मेरे दोस्त। ये पुष्पासन था और इस पर ये पुष्प का व्रंत है, उसके ऊपर कई सारे स्त्री केसर हैं। अब कई सारे स्त्री केसर है यानी स्त्री केसर एक भी हो सकता है और बहुत सारी भी हो सकते हैं। यानी ये जो स्त्री केसर जो है या ये जो अंडप जो है ये एक भी हो सकता है और ये बहुत सारे भी हो सकते हैं। अगर एक होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकांडपी। और बहुत सारे होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुअंडपी। क्या एक होता है तो क्या कहलाता है? एकांडपी। बहुत सारे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बहुअंडपी। डन? क्लियर है? सर इंग्लिश में कहा जाता है स्त्री केसर को? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पिस्टिल। और अंडप को क्या कहा जाता है? कार्पल। डन?
क्लियर है, समझ में आ गया। तो याद रखना, जब स्त्री केसर एक मिलता है तो हम उसको नॉर्मली स्त्री केसर बोल देते हैं, लेकिन जब स्त्री केसर का समूह मिलता है तो उस समूह को, बहुअंडपी परिस्थिति को हम क्या बोल देते हैं, जायांग कह देते हैं। तो या तो जायांग बहुअंडपी परिस्थिति, इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपली हम क्या बोल देते हैं, भैया ये जो स्त्री केसर जो होता है, ये स्त्री केसर ही क्या कहलाता है, जायांग कहला देता है। क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले कई बच्चे जो होते हैं ना, उनको बाल की खाल खींचने का बहुत वो होता है। अच्छा ऐसे क्या, ऐसे क्या, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस नहीं करना है, जो इलॉजिकल चीज है उसके पीछे भागना है। सिंपल पिस्टिल या कार्पल, स्त्री केसर या अंडप क्या कहला रहा है आपका, जायांग कहला रहा है। हु इज जायांग, गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है ये कौन है सर, मादा जनन अंग है। कौन है गुरु, मादा जनन अंग है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, एक बालक पूछ रहा है क्या सर स्टेमन एक मिलता है? हाँ एक मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है एक, लेकिन ज्यादातर पुष्पों में क्या मिलता है, समूह में मिलता है, एक से ज्यादा ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक की बात। चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यहां पर। नेक्स्ट, यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बालक पूछ रहा है सर आपने इनमें दोनों में वर्ड में केसर केसर क्यों लगाया, स्त्री के आगे फिर केसर, पुंग के आगे फिर केसर, वाय केसर। केसर क्या होती है सर, केसर कौन होता है, केसर, केसर लीफ होती है, पत्ती होती है केसर, और ये भी क्या है बेटा, पत्तियां ही हैं। और जिस तरीके से केसर सुगंधित भी होता है और कलरफुल भी होता है, येलो कलर का होता है, उसी प्रकार ये जो है सुगंधित भी होती है, सॉरी ये जो होती हैं ये हमारी एक प्रकार की पर्ण होती हैं, पत्तियों के जैसी संरचना होती हैं। सॉरी मैं यहां पर सुगंध बोल रहा था, कैसी होती हैं, ये हमारी पर्ण है। ये ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये पर्ण है, ये पत्ती। अब आप कहेंगे सर हमारा तो माथा हिल गया, हमारा तो माथा हिल गया। क्या सर, कि केसर 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 वर्ड आपने यहां पर यूज में ले लिया। एक्चुअली केसर जो होता है वो क्या होता है, उसके पुंकेसर होते हैं, स्टेमन्स होते हैं वो, है ना। ध्यान से सुनना, समझना, यहां पर ये जो संरचना यहां पर हमने लिखी है कौन सी, एक तो पुमंग और एक जायांग। किसकी बात कर रहे थे हम, पुमंग और जायांग की बात कर रहे थे। पुमंग और जायांग की बात कर रहे थे। मुझे सोच समझकर मुझे बताना, पुमंग जो है, पुमंग जो है वो किससे बना हुआ है सर, पुंकेसर से। जायांग किससे बना हुआ है, स्त्री केसर से। क्या ये पत्तियां हैं, सोचो, क्या ये पत्तियां हैं, क्या ये पत्ती है, क्या ये लीफ है? सर दिखने में तो नहीं लग रही। क्या ये पत्ती है? नहीं सर ये भी दिखने में नहीं लग रही। क्या ये पत्ती है? हाँ ये पत्तियां ही हैं, ये है रूपांतरित पत्तियां, ये है पुष्प पर्ण। लेकिन कैसे पुष्प पर्ण है, ये रूपांतरित पुष्प पर्ण है, रूपांतरित पुष्प पर्ण है, यानी रूपांतरित मींस मॉडिफाइड पुष्प पर्ण है, मॉडिफिकेशन हुआ है इनका। तो ये जो रूपांतरित पुष्प पर्ण है कौन, एक पुमंग और एक जायांग, जो किसको संबोधित कर रहा है, नर जनन अंग को। ये किसको संबोधित करता है, मादा जनन अंग को, जो किससे बना हुआ है, पुंकेसर से, जो किससे बना हुआ है, स्त्री केसर से। पुंकेसर में दो चीजें हैं, कौन है, परागकोश और तंतु। स्त्री केसर में तीन चीजें हैं, पुंकेसर में परागकोश और किससे बना हुआ है, तंतु से बना हुआ है, और स्त्री केसर जो है वो किससे बना हुआ है, वर्तिकाग्र। बार बार लिखना पड़ता है, इतनी बात समझ गए, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है। डन, यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब जरा देखिएगा, यहां पर जो दूसरी पुष्प पर्ण जो थी, दो और पुष्प पर्ण भी थी, कौन कौन सी सर, एक था बाह्य दलपुंज और एक था दलपुंज। एक है बाह्य दलपुंज और एक है दलपुंज। बाह्य दलपुंज किससे बना हुआ है सर, बाह्य दलों से, और दलपुंज किससे बना हुआ है सर, दल से।
ठीक है। अब सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल सी चीज मैं पूछ रहा हूं आपसे, सर फ्लावर में खुशबू कौन लाता है? बेटा फ्लावर में खुशबू जो होते हैं वो कौन होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जिनको हम द्वितीय उपापचय बोलते हैं। उनके कारण क्या आती है? खुशबू होती है, रसायन होते हैं। चलिए जी, बाह्य दलपुंज जो होते हैं और दलपुंज जो थे, और यहां पर पुमंग था और जायांग था, जल्दी से मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी संरचना है जो लैंगिक जनन के लिए आवश्यक संरचना कहलाएगी और कौन सी संरचना सहायक पर्ण कहलाएगी? कौन सी संरचना आवश्यक पर्ण कहलाएगी और कौन सी हम बोलेंगे कौन सी पर्ण जो है वो सहायक पर्ण कहलाएगी? तो सीधी सी बात है, क्या ये पर्ण जो थी, ये पर्ण जो है, ये पत्तियां ही तो थी, मॉडिफाइड पत्तियां ही तो थी, क्या ये पत्तियां सहायक कहलाएंगी कि आवश्यक पर्ण कहलाएंगी लैंगिक जनन के लिए? तो अगर आपसे कोई पूछे लैंगिक जनन के लिए, अगर लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन के लिए किसके लिए? लैंगिक जनन के लिए ये जो दो जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं? आवश्यक पर्ण कहलाती हैं, क्योंकि इनके बिना लैंगिक जनन हो पाएगा? जरा सोचिए, सोचो। इनको सर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? असेंशियल होर्स बोलते हैं, आवश्यक पुष्प पत्र बोलते हैं। सोचिए, इनके बिना क्या लैंगिक जनन हो पाएगा? अरे भैया ये नर जनन अंग है, ये मादा जनन अंग है, अगर यही नहीं होएगा तो क्या जनन हो पाएगा? नहीं। तो इनकी आवश्यकता है कि नहीं है? हाँ सर। तो इनको हम क्या बोलेंगे? आवश्यक पर्ण। लेकिन जरा सोचो, इनको मैं क्या आवश्यक पर्ण बोलूंगा कि सहायक पर्ण बोलूंगा? सोचो, क्या ये लैंगिक जनन कराती हैं या लैंगिक जनन कराने में हेल्प कर रही हैं? कैसे सर? सर ये जो था ये रंगीन था, कीटों को आकर्षित करेगा, कीट जो है परागण कर देंगे। सर ये पुष्प को कलिका अवस्था में बचाकर रख रहा है, अगर ये नहीं होती तो कलिका ही खत्म हो जाती, पुष्प बन ही ना पाता, लैंगिक जनन हो ही ना पाता। तो कुल मिलाकर ये जो है क्या ये हेल्प कर रही है? हाँ। तो इनको हम क्या बोलेंगे सर? सहायक पर्ण बोलेंगे। ये कौन सी पर्ण है गुरु? ये है सहायक पर्ण, और वो क्या है? आवश्यक पर्ण होती है। ठीक है जी, डन। अब आप मुझे बताइएगा, ये जो पर्ण जो है क्या एक चक्र के रूप में मिल रही है? सोचो, क्या ये एक चक्र के रूप में मिल रही है? एक पुष्प को जब हम देखते हैं, एक पुष्प को जब हम ऊपर से देखेंगे तो चारों तरफ इसके क्या दिखाई देंगे सर? ये रंगीन पत्तियां दिखाई देंगी। नीचे से यहां से देखेंगे तो ग्रीन इधर, फिर ग्रीन इधर, फिर ग्रीन इधर, ग्रीन इधर, पीछे की तरफ, उधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एक चक्र सा दिखेगा। हाँ सर। ऐसे ही ऊपर से जब हम पुंकेसर को देखेंगे, ये पुंकेसर चारों तरफ से ऊपर से देखेंगे तो पुंकेसरों का भी चक्र दिखेगा। हाँ सर। ऐसे ही यहां पर अगर स्त्रीकेसर कहीं होंगे तो उसका भी चक्र दिख सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो पुष्प पर्ण है क्या एक चक्र के रूप में मिल रही है, एक क्रम में मिल रही है? तो इसको हम पुष्प चक्र बोल सकते हैं। फ्लोरल होर्ल कहा जाता है। होर्ल का मतलब ही क्या होता है? चक्र होता है, याद रखना। होर्ल का मतलब क्या होता है? चक्र। तो आपको कहीं पर भी वर्ड दिखाई दे फ्लोरल होर्ल, होर्ल मीन्स चक्र और फ्लोरल मीन्स फ्लावर यानी पुष्प। तो पुष्प जो है, पुष्प के भाग जो हैं, ये जो चार भाग जो हैं, कौन कौन से चार भाग है गुरु? एक है पुमंग, एक है जायांग, एक है बाह्य दलपुंज और एक है दलपुंज। ये है पुष्प के चक्र, या हम बोलेंगे पुष्प पर्ण या पुष्प के भाग जो चक्र के रूप में मिल रहे हैं। हाँ जी, डन, क्लियर है, समझ में आ गया यहां तक की बात। अब बालक पूछ रहा है सर इसको नोट्स में कैसे लिखेंगे? क्या तू नोट्स में ऐसे नहीं बना सकता है? यह भी चीज बतानी पड़ेगी कि नोट्स ऐसे बना। क्या ये इतनी सी बातें जो यहां पर लिखी हुई हैं इसको तू नोट्स में नहीं लिख सकता? सर रूपांतरित का मतलब क्या होता है? चीकू मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफाइड हो गई हैं पत्तियां। सर जी इसमें नोट्स कैसे लिखेंगे? तो बावला तो नहीं हो गया है? अरे हेडिंग तूने डाल दिया यहां पर, कल तो बताया था तेरे को यार।
हेडिंग तूने डाल दी पुष्प की संरचना, उसकी पुष्प की संरचना में तूने स्ट्रक्चर बना दी, डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद ये डायग्राम बना दिया है ना, ये डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम में मैंने यहां पर वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय नहीं लिखा है, तो प्लीज वो यहां से उठाकर इस डायग्राम में यहां पर लिख देना। ये लिखने के बाद में फिर ये छाप देना अपनी कॉपी में, खत्म, इतनी सी बात है। ये लो नोट्स ले लो भैया, विपिन बाबू ने नोट्स भेज दिए हैं। और भैया जिसको नोट्स 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 लगी पड़ी है, 2024 का जो आरंभ बैच है उसमें एनसीईआरटी संपूर्ण डली हुई, एनसीईआरटी संपूर्ण में हैंड रिटन नोट्स है, वहां से टिप लिया करो। नोट्स 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 कैसे बनाए, वहां पर हैंड रिटन नोट्स है, वहां से ले लो। ठीक है पुनीत सर, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, वहां पर है, वहां से ले लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आज के बाद नोट्स की बात मेरी क्लास में मत करना, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नोट्स कहां पर मिलेंगे, एनसीईआरटी संपूर्ण में। एनसीईआरटी संपूर्ण कहां पर मिलेगी, ऑलरेडी बता चुका हूं। 2024 वाला बैच अपना ओपन करो, या 2025 वाले में भी चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, वहां पर भी मिल जाएगी, वहां पर देखते जाओ। सर एनसीईआरटी संपूर्ण के नोट्स इनफ होंगे, पहले इनफ की स्पेलिंग सीख कर फिर उसके बाद में बात करेंगे। ये इनफ है तेरा, हिंदी लिख ले, काफी होंगे, इनफ। क्यों क्यों बिना फालतू में इंग्लिश की भी ऐसी तैसी करते हो, हिंदी की भी ऐसी तैसी करते हो। अरे सिंपल हिंदी में बात कर लो यार, क्या इतनी वो होती है कि इंग्लिश में ही लिखना, सिंपल हिंदी में बात करो। है हिंदी में कोई तकलीफ हो जाती है हिंदी में लिखने में। हाँ एनसीईआरटी संपूर्ण के नोट्स बिल्कुल इनफ होंगे, बहुत ही अत्यधिक ज्यादा है, मैं तो बोलूंगा बहुत ज्यादा है। सर नोट्स टीपना है क्या, जैसे तेरी मर्जी बेटा। चलिए ये थी पुष्प की संरचना। अब इस पुष्प की संरचना में जो हम चीज पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से सुनना। इस पुष्प की संरचना में हमें टोटल क्या पढ़ना है सर, हमें 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंकेसर, फिर पढ़ेंगे स्त्रीकेसर और फिर पढ़ेंगे परागण। क्या 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 गुरु, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुंकेसर, फिर पढ़ेंगे स्त्रीकेसर, नर लैंगिक अंग पढ़ लेंगे, मादा लैंगिक अंग पढ़ लेंगे, नर लैंगिक अंग में नर युग्मक बनाएंगे, मादा लैंगिक अंग में मादा युग्मक बनाएंगे, फिर नर लैंगिक अंग के युग्मक को यानी नर युग्मक को मादा युग्मक के पास भेजेंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे, पुंकेसर, फिर पढ़ेंगे स्त्रीकेसर, फिर पढ़ेंगे क्या, परागण। तो आइए सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, पुंकेसर। आइए सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, पुंकेसर। नीट में कई दफा ये प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब तू देखेगा पढ़ेगा तो वहां पर भी ये चीज मिल जाएगी। क्या समझना, क्या 3 शब्द हैं, प्लीज इन 3 शब्दों को ध्यान से सुन लेना। पहले ही बता देता हूं क्या होता है, अभी मत पूछना, पहले ही इस चीज को दिमाग में फिट कर लेना। पहला बिंदु, पुंकेसर जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, पुंकेसर का दूसरा नाम होता है लघु बीजाणु पाण। और ये मैं नहीं बोल रहा, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा बिंदु, परागकोश जो होता है उसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। परागकोश को हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी। तीसरा बिंदु, परागकण को हम बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं। ठीक है सर, हिंदी में लिख दिया, अब इंग्लिश में लिखो। ये और बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में और लिखो। माइक्रो स्पोरोफिल, माइक्रो स्पोरेंजिया, मेल गैमिटोफाइट। सुनिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या पढ़ना सर, पुंकेसर स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। जैसे पुंकेसर हेडिंग डालोगे, हेडिंग डालते ही सबसे पहले ये पहला बिंदु लिखकर इसमें ये डॉट कर देना, डॉट कर देना, डॉट कर देना। भाई साहब ऐसे नोट्स बनाने हैं। डन। क्या है ये सर, आएगा समझ में, धीरे धीरे कर कर आएगा, लेकिन अभी आपने नोट्स में लिखना है। हल्की सी चीज बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना, देखना क्या है। मैंने आपसे बोला, आप मुझे बताइए, गोलू, गोलू
अहिरवार, जल्दी से मुझे बता। गोलू 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 गोलू, जल्दी से मुझे बता। गोलू बता मुझे, तू मनुष्य है या चिंपैंजी है? बताओ, गोलू जो है यहां पर मनुष्य है या गोरिल्ला है? सर गोलू मनुष्य है। अब मुझे बताओ, ये गोलू जब आगे और बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी वादी हो जाएगी, इसका जो बच्चा होएगा आगे चलकर, गोलू के जब आगे बच्चे होंगे, गोलू 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 है, आगे जब गोलू की अगली पीढ़ी आएगी, तो वो गोलू की अगली पीढ़ी मनुष्य ही होएगी या गोरिल्ला होएगी? शुभम कुर्मी कह रहा है सर गोरिल्ला होएगी। और तू क्या है? ओरेंगुटान है? तू क्या है? बंदर? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताओ। सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आ गया। हम मनुष्य हैं, हमसे जो अगली पीढ़ी आएगी वो भी क्या होगी? सर मनुष्य। हम मनुष्य है ना, हमसे जो अगली पीढ़ी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? सर मनुष्य ही तो बोलेंगे ना, कि नहीं बोलेंगे? मनुष्य ही होगी। यानी एक पीढ़ी से अगली जो पीढ़ी आ रही थी, दोनों पीढ़ी सेम थी या नहीं थी? सर सेम थी। क्या पीढ़ियों में परिवर्तन आ रहा था कि एक पीढ़ी जो है मनुष्य है और अगली पीढ़ी जो है वो मनुष्य जैसी नहीं है? ऐसा होता है क्या हमारे अंदर कि ह्यूमन से अगली वाली जो संतान जो है वो कुकुर पैदा हो गई, फिर कुकुर ने जनन किया और फिर मनुष्य पैदा हो गया? होता है क्या ऐसा? जरा सोचिए कि हम लोगों ने जनन किया और जो बच्चा पैदा हुआ वो कुत्ता पैदा हुआ, फिर कुत्ते ने जनन किया और अगला जो बच्चा पैदा हुआ वो मनुष्य पैदा हुआ। होता है क्या ऐसा? नहीं ना। क्या पीढ़ी बदलती है? पीढ़ी में एकांतरण होता है, पीढ़ी में बदलाव आता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव आता है? नहीं ना, नहीं ना। लेकिन हां, किसमें? पादपों में। किसमें? पादपों में एक विधि मिलती है जिसका नाम होता है पीढ़ी एकांतरण। क्या सर पादपों में ऐसा होता है? हां, पादपों में होता है। सर कुकुर क्या होता है? कुत्ता होता है। अरे तुम हिंदी पढ़ते हो? हां जी। तो पादपों में क्या मिलता है? पीढ़ी एकांतरण। मतलब सर प्लांट्स के अंदर, ध्यान से सुनना, सभी प्लांट्स में मान लो ये एक पादप है, तो इससे जो अगली पीढ़ी आएगी, ध्यान से सुनना, इससे जो अगली पीढ़ी आएगी वो ऐसी है। हैं? ये अगली पीढ़ी है। हां। फिर इससे जो अगली पीढ़ी आ रही है वो ऐसी है। फिर इससे जो अगली पीढ़ी आ रही है वो ऐसी है। क्या आपको यहां पर पीढ़ियों का बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है? हां सर। क्या पीढ़ी एकांतरित रूप में एकांतरण, एक के बाद एक अंतरण दिखाई दे रहा है? दिख रहा है? तो क्या सर ऐसा पादपों में होता है? यस, पादपों में ऐसा पाया जाता है, ये विधि पाई जाती है, इसको हम बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। भूल मत जाना इस चीज को। क्या? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण मिलता है। यानी एक पीढ़ी अगर ऐसी है तो अगली पीढ़ी ऐसी नहीं होएगी, अलग होएगी। फिर उसके बाद अगली पीढ़ी इससे पहले वाली होएगी। अब समझना, ध्यान से सुनना, यानी प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जा रही है। सर ये तो 11th में आता है, यहां पर समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर यहां पर नहीं समझा तो तेरे को आगे की चीज समझ में नहीं आएगी। ध्यान से सुन। क्या प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जा रही है? हां, यानी प्लांट्स के अंदर दो प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है। नोट्स मत बना, नोट्स में नहीं लिखना, इस चीज को समझना था। ये पादपों में क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पादपों में दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है। एक पीढ़ी जो होती है उसका नाम होता है, ध्यान से सुनना, एक पीढ़ी को हम बोलते हैं बीजाणुद्भिद, और एक को हम क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद। नीट की तैयारी कर रहे हो, कुछ बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो तो सीरियस होकर सुनो और समझो। नोट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, 1000 बार बता चुका हूं। नोट्स तुमको मिल जाएंगे, पके पकाए बने बनाए मिल रहे हैं। मेन चीज है चीज को समझ में नहीं आएगा तो नोट्स का क्या कर लेगा? रटेगा, 2 दिन तक रटेगा, तीसरे दिन फिर भूल जाएगा। क्या फायदा होगा उस चीज का? तो चीजों को समझना सीख। क्या बोला हमने कि भैया जंतुओं के अंदर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी कैसी होती है? सेम होती है।
पीढ़ियों में बदलाव नहीं होता है। किसमें? जंतुओं में। लेकिन जब मैं पादपों की बात करता हूं तो प्लांट्स में क्या मिलता है? पीढ़ी एकांतरण मिलता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी अलग होती है, यानी दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है। किसमें? प्लांट्स में, पादपों में दो प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है। सर ये जो दो प्रकार की पीढ़ियां, इनके नाम क्या? एक का नाम है बीजाणुद्भिद और एक का नाम है युग्मकोद्भिद। सर इस बीजाणुद्भिद को इस बीजाणुद्भिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? युग्मकोद्भिद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं गुरुजी इनको? तो मैंने बोला ये जो बीजाणुद्भिद है और ये जो युग्मकोद्भिद है, ये जो बीजाणुद्भिद है और ये जो युग्मकोद्भिद है, इनको इंग्लिश में बोला जाता है बेटा, याद रखना, बीजाणुद्भिद को बोला जाता है स्पोरोफाइट और इसको बोला जाता है गैमीटोफाइट। एक को बोला जाता है स्पोरोफाइट और एक को बोला जाता है गैमीटोफाइट। हमेशा याद रखना, बीजाणुद्भिद जो होता है, ये जो शरीर जो होएगा, बीजाणुद्भिद का जो शरीर जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड होता है, और युग्मकोद्भिद का जो शरीर जो होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। अब डिप्लॉयड हैप्लॉयड क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था। किसमें पढ़ा था मेरे दोस्त? पिछले चैप्टर में। अपवाद स्वरूप कई जंतुओं में मिलता है पीढ़ी एकांतरण, वो अपवाद स्वरूप हम पढ़ेंगे। जब हम किस में पढ़ेंगे? जब हम संघ पढ़ेंगे। कौन सा? सिलेंट्रेटा संघ पढ़ेंगे, तो वहां पर एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या? ओबेलिया वर्ड आएगा क्या? ओबेलिया। ठीक है, तो वहां पर बताऊंगा पॉलिप और मेड्यूसा, है ना। तो सभी अगर मैं मैक्सिमम जंतुओं की बात करूं तो सारी पीढ़ियां सेम होती हैं। अपवाद स्वरूप कुछ जंतुओं में पीढ़ी एकांतरण मिलेगा। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम पादपों की बात करूं तो मैक्सिमम पादपों में क्या पाया जाता है? पीढ़ी एकांतरण। क्या कोई ऐसे भी है जिनमें पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है? किसमें है? थैलोफाइट्स में है। हां जी, क्लियर है? डन। यहां तक की बात, यहां पर कोई तकलीफ तो नहीं थी। चलें आगे। अब आप मुझे बताएंगे, सोच समझकर मुझे बताएंगे। मैंने यहां पर कुछ वर्ड लिखे थे और इन वर्डों के आगे, इन वर्ड्स के आगे, ये पुंकेसर तुम जानते हो, अभी अभी तुमको बता दिया पुंकेसर कौन है भैया। ये पुंकेसर है। पुंकेसर किससे बना हुआ है गुरु? यहां पर ये कौन है सर? ये परागकोश है, ये परागकोश है और ये तंतु है। ये परागकोश है, ये तंतु है। ये परागकोश है और ये कौन है गुरु? तंतु है ना। परागकोश और तंतु मिलकर क्या कहला रहा है? पुंकेसर कहला रहा है। यही था ना। ये परागकोश, ये तंतु मिलकर क्या कहला रहा था? पुंकेसर। पुंकेसर जो है, इस पुंकेसर को हमने बोला लघु बीजाणुपर्ण। पुंकेसर के अंदर क्या मिल रहा है सर? ये परागकोश, इसको हमने बोला लघु बीजाणुधानी। परागकण जो अंदर बनेंगे, अंदर क्या बनेंगे? परागकण बनेंगे, उनको हमने बोला नर युग्मकोद्भिद। अब जरा देख यहां पर, क्या तेरे को इन वर्ड्स में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा है? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिख रहा है? जल्दी से मुझे बताओ। एक सेकंड रुको। इधर आना कोई, एक बार पूछना यहां से ब्लॉक हो सकता है कि यहां से कोई, अगर यहां से करना हो तो देखना यहां से हो रहा है। पैनल से एक बार देखना, ब्लॉक हो जाएगा। पुनीत नाम है इसका। यहीं से अगर हो जाता तो यहीं से कर दो। हाँ, इस पर क्लिक करो, देखो इस पर डाउट्स पे आओ, डाउट्स पे। हाँ, इसको नीचे करना। हो रहा है ना? हाँ बस, बहुत बढ़िया। ये कब का एक बार देखना, अभी का दिखा रहा है? हैं?
इसमें देखना पुनीत नाम से होगा, उसको ना क्लास बंद कर देना उसकी। ठीक है, चलो जी। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक जो चीज आपको पढ़ाई है यहां पर, क्या पादपों के अंदर क्या मिलता है? पीढ़ी एकांतरण मिलता है। प्लांट्स के अंदर क्या मिलता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। प्लांट्स के अंदर जो पीढ़ी एकांतरण जो मिलता है उसमें एक पीढ़ी के बाद जो अगली पीढ़ी आती है दोनों डिफरेंट होती हैं। ये एक पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद और एक होती है युग्मकोद्भिद। बीजाणुद्भिद जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और युग्मकोद्भिद जो होता है हैप्लॉयड होता है। यहां पर अगर तू संरचना देखा गया, ये है परागकोश, ये है तंतु। परागकोश को हमने क्या बोला? लघु बीजाणुपर्ण। परागकोश को हमने बोला लघु बीजाणुधानी। पुंकेसर को हमने बोला लघु बीजाणुपर्ण। दोनों में कॉमन वर्ड क्या आ रहा था? तेरे को क्या कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा था सर? यहां पर बीजाणुपर्ण, यहां पर बीजाणुधानी, दोनों में वर्ड क्या आ रहा था कॉमन? क्या है यार ये? दोनों में वर्ड कॉमन क्या आ रहा है सर? बीजाणु बीजाणु। यहां पर भी बीजाणु वर्ड है, यहां पर भी बीजाणु वर्ड है। दोनों में कॉमन वर्ड क्या है सर? बीजाणु। और यहां पर वर्ड क्या कॉमन है? युग्मकोद्भिद। यहां पर वर्ड क्या आ रहा है सर? युग्मकोद्भिद। अब जरा सोचिए, युग्मकोद्भिद यहां पर वर्ड आ रहा है और इन दोनों में वर्ड आ रहा है बीजाणु बीजाणु। बीजाणुद्भिद तो नहीं आ रहा, लेकिन बीजाणु वर्ड आ रहा है। अगर यहां पर भी बीजाणु वर्ड आ रहा है, यहां पर भी बीजाणु वर्ड आ रहा है, यानी ये दोनों कौन सी पीढ़ी को दर्शा रहे हैं और ये कौन सी पीढ़ी को दर्शा रहा है? तो देखकर तुम्हें पता लग रहा है ना कि ये दोनों कौन सी पीढ़ी को दर्शा रहे हैं सर? ये दोनों जो है ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी को दर्शा रहे हैं। और ये जो ये किसको दर्शा रहा है सर? ये युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शा रहा है। रटाना होता मैं तेरे को पूरा का पूरा 2 लेक्चर में पूरा का पूरा ये नर जनन अंग खत्म कर दूंगा। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि 4 घंटे के अंदर या 2 लेक्चर के अंदर मैं ये पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा, बिल्कुल। और तू कहेगा तो मैं एक ही दिन में खत्म कर दूंगा, लेकिन उनमें से कितने प्रतिशत बच्चों को समझ में आएगा उसका फिर मेरे को कोई वो नहीं रहेगा। सर जनन अंग में युग्मक जनन होगा, भोंदुओं की फौज भर ली है कसम से। जनन अंग में जनन युग्मक होगा, कोई लॉजिक होता है बोलने का? जनन अंग में जनन युग्मक होगा, जनन अंगों के अंदर युग्मक का निर्माण होगा। वो युग्मक आगे चलकर क्या करेंगे? संलयन करेंगे, निषेचन करेंगे। हाँ जी, तो अब आप मुझे बताइएगा, पुंकेसर डिप्लॉयड होएगा कि हैप्लॉयड होगा? सोच, पुंकेसर परागकोश ये दोनों कैसे होंगे सर? ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी को दर्शा रहे। बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। और युग्मकोद्भिद पीढ़ी कैसी होती है सर? हैप्लॉयड होती है। तो सोच यहां पर परागकण कैसे होंगे सर? हैप्लॉयड। जबकि ये दोनों कैसे होंगे सर? ये होंगे डिप्लॉयड। डन? क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इधर देख, सोच समझ, ध्यान से सुनना, इधर देखना। क्या? दिस इज पुंकेसर। ये है पुंकेसर, है ना? यही था ना जिसमें कौन था सर? ये परागकोश था, ये तंतु था। मैंने कहा ठीक है, परागकोश और तंतु ये दोनों किस पीढ़ी को दर्शा रहे हैं सर? ये बीजाणुद्भिद पीढ़ी को दर्शा रहे हैं। परागकण कहां है सर? इसके अंदर परागकण कहां है? परागकण कहां है? परागकण तो परागकण किसके अंदर होते हैं सर? परागकण जो होते हैं वो परागकोश के अंदर बनते हैं। परागकण कहां बन रहे हैं सर? परागकण जो है वो परागकोश के अंदर बनते हैं। अब परागकण अगर परागकोश के अंदर बन रहे हैं और परागकण को हम क्या बोल रहे हैं सर? युग्मकोद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी बोल रहे हैं। तो सोच, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं सर? चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर
पुष्पीय पादपों में हम लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, यानी आवृत बीजों में पढ़ रहे हैं। हाँ सर, तो मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं, जल्दी से मुझे बताना, पुष्पीय पादपों के अंदर एक पीढ़ी अगली पीढ़ी के अंदर है। सोच, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर है। सोचो, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर है या नहीं, या एक पीढ़ी का विकास दूसरी पीढ़ी के अंदर हुआ है। ये परागकण इसके अंदर बनेंगे, और ये परागकण अगर युग्मकोद्भिद पीढ़ी को दर्शा रहे हैं और ये संरचना बीजाणुद्भिद को दर्शा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर इस पीढ़ी का विकास इस पीढ़ी के अंदर हुआ है। और अगर अंदर हुआ है तो आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, हालांकि इस चैप्टर का नहीं है, आपको ये वनस्पति जगत चैप्टर में यह प्रश्न मिल जाएगा। सोच समझकर मुझे बताना, एंजियोस्पर्म्स के अंदर, पुष्पीय पादपों के अंदर क्या पीढ़ियां एक दूसरे से स्वतंत्र होती है या एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं? सोच समझकर आंसर देना। क्या यहां पर ये दोनों पीढ़ी एक दूसरे से स्वतंत्र है या इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? स्वतंत्र है या डिपेंडेंट है? सर यहां पर मुक्त पीढ़ियां नहीं मिल रही, स्वतंत्र पीढ़ी नहीं मिल रही, इंडिपेंडेंट पीढ़ी नहीं मिल रही, यहां पर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंदर है। याद रखना, भूल मत जाना, किसमें? पुष्पीय पादपों में। ये इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, ये आपको वनस्पति जगत चैप्टर में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ये चीज अगर अभी समझ ली, मैं लिटरली बता रहा हूं, ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा समझना। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई है जो मैंने यहां पर बोली है? क्या कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस पीढ़ी का विकास इस पीढ़ी के अंदर हो रहा है। चले जनाब, यहां तक की बात समझ में आ गई? डंडना डंडन। आइए, एनसीईआरटी में ये चीजें नहीं लिखी हुई हैं, हम एनसीईआरटी में जो चीज लिखी है वो पढ़ने वाले हैं। हाँ भैया, पुंकेसर पढ़ने वाले हैं। पुंकेसर को हमने क्या बोल दिया? लघु बीजाणु पढ़। ये जो बातें मैंने यहां पर लिखी हैं, ये नोट्स में आप सब कुछ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आपने हेडिंग डाल दी पुंकेसर, हाँ सर, पुंकेसर हेडिंग डालने के बाद जो यहां पर चीज लिखी हुई है, यूं की यूं चीज अपने नोट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद में जो यहां पर बताया यूं का यूं नोट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, जो यहां पर चीज बताई है यूं की यूं नोट्स में लिखेंगे। खत्म। कौन सी चीज समझ में नहीं आएगी भाई? मेरे को एक बात बता, कौन सी चीज समझ में नहीं आएगी? हां, अगर तेरे को प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कैसे? सर जो एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो पॉइंट्स यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे स्टार्ट होंगे देखिएगा। पहला बिंदु, पुंकेसर किससे बना हुआ है? सर पुंकेसर जो है वो किससे बना होता है? सर परागकोश और तंतु से बना होता है। ऐसे है ना, ऐसे लिखेंगे पुंकेसर, ये परागकोश और तंतु से बना होता है। ओहो सर, बहुत ही सिंपल सी बात है। चलिए अब दूसरा बिंदु, सबसे पहले इन दोनों में, परागकोश और तंतु में, सर योजी भी तो है। अरे रुक जाना मेरे भाई, योजी पोजी, रुक जाओ। योजी का है, योजी का है, योजी का है। बस दो शब्द सीख लेते और फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली स्पैम करते हो, सर योजी 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 योजी। बहुत जल्दबाजी है तुमको योजी की, आएगा योजी, रुक जाओ। परागकोश और तंतु से बना होता है। अब ये जो परागकोश और तंतु है, इनमें सबसे पहले किसकी बात करते हैं? तंतु की बात करते हैं। हां भाई, तंतु जो है, प्रश्न पूछा जाएगा तंतु का समीपस्थ भाग। ध्यान से सुनना, क्या प्रश्न क्या पूछा जाएगा? तंतु का समीपस्थ भाग किससे जुड़ा होता है?
ये प्रश्न है और ये नीट में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है अभी बता रहा हूं। तंतु का समीपस्थ भाग किससे जुड़ा हो सकता है? पहला ऑप्शन पुष्पासन, दूसरा ऑप्शन दल, तीसरा ऑप्शन बाह्य दल और चौथा ऑप्शन दोनों, पहला और तीसरा। हाँ जी, आंसर लगाइए। वेल डन अमन तबियर। गुनगुन तोमर, क्लास पढ़ना। एस्ट्रल रेज का कार्य क्या था? विलगित होना, निकलना और निकलकर एक तरकू बनाना, स्पिंडल शेप बनाकर गुणसूत्रों को पृथक कर देना। हाँ जी, आंसर 1 2 3 4 क्या होगा मेरे भाई? थर्ड नो आंसर आई थिंक। क्या? अरे आंसर बताओ भाई, आंसर बताओ। सर फर्स्ट 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 सर फर्स्ट फर्स्ट। फोर्थ भी लगा रहा है कोई? फोर्थ भी लगाया आकाश फरकारी और मुस्कान ने भी फोर्थ लगाया, बाकी फर्स्ट लगा रहे हैं। थर्ड भी लगाया रेल सिंह जामरे, रेल सिंह जामरे, ये नाम मैंने पहली बार सुना भाई। और थर्ड और भी लगा रहा है, ये नाम ही नहीं लिखा हुआ इसने बालक ने। मैं तो थर्ड वाले देख रहा हूं, थर्ड कौन कौन लगा रहा है? बॉबी कुमार, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये क्वेश्चन गलत था। ये क्वेश्चन ही गलत है। कैसा लगा? क्वेश्चन ही गलत है ये। कैसा लगा? मजा आया है? मजा आया? आया आया मजा आया? आया क्या? इट्स बेटर कि स्किप कर दो जब नहीं पता है तो। क्या कर दो? स्किप कर दो। सर नहीं पता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं। ध्यान से सुनो, ये जो तंतु जो होता है ये कहां पर आकर जुड़ता है, समझना। यहां पर इधर देखिएगा, ये हम वापस से पुष्प का एक पुष्पीय संरचना बना रहे हैं और इस पुष्प की संरचना में हम यहां पर कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये डंडी थी और ये पुष्पासन था। यहां पर ये बाह्य दल थे और ये हमारे दल थे। ठीक है जनाब, कोई तकलीफ नहीं। अब मैं यहां पर पुंकेसर बना रहा हूं बेटा, सीधा सीधा। क्या बना रहा हूं? पुंकेसर। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख। अब मुझे बता, इस पुष्प के अंदर पुंकेसर का तंतु तेरे को किससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सीधा बोलेगा सर ये तंतु है। मैंने कहा हां, मैंने बोला हां ये तंतु है। अब ये तंतु का समीपस्थ सिरा कौन सा होता है और दूरस्थ सिरा कौन सा होता है? समीप का मतलब वो चीज जो जहां से ओरिजिनेट होती है उसको हमेशा समीप बोला जाता है। जैसे अगर मेरा ये हाथ है तो इस हाथ का समीप भाग कौन सा होएगा और दूर वाला भाग कौन सा होएगा? तो ये हाथ जिस जगह से ओरिजिनेट हुआ, अब यहां से ओरिजिनेट हुआ इस जगह से, तो ये वाला सिरा, ये वाला भाग जो होएगा ये क्या कहलाएगा? समीप। क्या? शरीर के समीप है। और ये वाला शरीर से दूर है। तो उसी प्रकार ये जो पुंकेसर जो था, इसमें ये जो तंतु जो था, ये जो तंतु जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस तंतु का कौन सा भाग समीप भाग होएगा? सर ये वाला हिस्सा समीप होएगा और ये वाला हिस्सा दूर वाला कहलाएगा। डन। तो अब आप मुझे बताइए, इस तंतु का समीप भाग किससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सर इस वाले तंतु का समीप भाग किससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सर ये संरचना, ये कौन थी? सर दल थी। अरे भैया इस पुष्प का ये कौन था? दल था कि नहीं था? हाँ सर। तो ये तंतु किससे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सर पुष्प के दल से, या सिंपली बोल दूं दल से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ सर। लेकिन इस वाले का कहां जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? सर ये तो पुष्पासन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
कहां से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सर? पुष्पासन से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी तंतु का समीपस्थ भाग कहां से जुड़ता है सर? तंतु जो होता है उसका समीपस्थ भाग जो होता है, समीपस्थ भाग किससे जुड़ता है सर? पुष्पासन से जुड़ता है और दल से जुड़ता है, इन दोनों से जुड़ता है। तो आंसर में ये भी सही है, ये भी सही है। हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ कईयों ने लगाया। मैंने जानबूझकर फर्स्ट और थर्ड लिखा ये देखने के लिए कि आपको पता है या नहीं पता। चलो नहीं पता, क्या हम फोर्थ लगा सकते हैं? नहीं। फोर्थ कब लगाएंगे? जब यहां पर 1 और 2 होगा। इसलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन गलत था। अब ये क्वेश्चन सही है। सर ऐसे ना खेला करो हमारे साथ। खेल नहीं रहे बेटा, दिस इज नॉट खेलना, ये होती है प्रैक्टिस। ये होता है दिमाग कितना आप यूज में ले सकते हो वो करना। ठीक है, तो जितना ज्यादा माइंड ब्रेन की प्रैक्टिस करा सकता हूं उतनी कराऊंगा, ताकि तुम कुशल बन जाओ कि क्वेश्चन जब आए तो जैसे भी क्वेश्चन आए तुम कर सको। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसी चीज को हम यहां पर लिख दें। क्या? तंतु जो होता है इसका समीपस्थ सिरा जो होता है, समीपस्थ सिरा जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? वो पुष्प के दल यानी पुष्प दल या पुंकेस या पुष्पासन से जुड़ा होता है। डन, सिंपल सी बात है। इतनी सी बात याद रखनी किसमें? तंतु में। यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? यहां तक की बात में जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत है? फटाफट। हाँ जी बेटा, चीज समझ में आ गई यहां तक की? सर क्लास रुक गई है? नहीं बेटा, मैंने म्यूट कर लिया था। कहां गए सर? यही हूं मेरे भाई। तो समीपस्थ सिरा जो है वो पुष्पदल और पुष्पासन से जुड़ा होता है। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा, अब बात आ रही है सर ये जो आपने बनाए हैं, ये जो आपने एक पुष्प के अंदर ये जो पुंकेसर बनाए हैं, इन पुंकेसर की लंबाई सभी प्रकार के पादपों में सेम होती है। सोचो, गुलाब के अंदर इतना ही लंबा होएगा, चंपा के अंदर इतना ही होएगा, गुड़हल के अंदर इतना ही होएगा, लिली के अंदर इतना ही होगा, सब में सेम होएगा। सोचो, बताओ, क्या सभी के अंदर इस तंतु की लंबाई सेम होएगी? ये जो तंतु जो है सभी के अंदर सेम होएगी, समान लंबाई होएगी? नहीं सर, अलग अलग पादपों में इसकी लंबाई क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग पादपों में इसकी लंबाई कैसी होती है? अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग होती है। सिंपल सा था, इसमें कोई कंफ्यूजन? बस इतना ही पढ़ना है किसमें? तंतु में। इससे बाहर कुछ नहीं, खत्म। तंतु इतना ही पढ़ना है, सिंपल से ये 2 बिंदु पढ़ने हैं। नेक्स्ट, अब है मेन चीज, और वो है कौन? परागकोश। अब हमें पढ़ना है क्या? परागकोश। क्या पढ़ना है गुरु? परागकोश पढ़ना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, परागकोश की हम बात करने वाले हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये जो परागकोश है इसका दूसरा नाम क्या है? सर तंतु क्या है? तालीम खान कह रहा है सर तंतु क्या है? ये देखा बेटा, ये है तंतु। ये जब गाल पे पड़ता है तो सारे तंतु याद आ जाते हैं। हाँ भाई, ये परागकोश का दूसरा नाम क्या है? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु, देखते कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। लघु बीजाणु, लघु बीजाणु बोलते हैं या लघु बीजाणु धानी बोलते हैं? सोचो,
इस पराग कोश का दूसरा नाम क्या है बेटा? अभी अभी मैंने आपको बताया, थोड़ी देर हुई है, अभी जस्ट 5 मिनट भी नहीं होंगे, या चलो 10 मिनट मान लेते हैं। पराग कोश का अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको नाम बताया कि पराग कोश को गुरु लघु बीजाणु धानी कहते हैं। थोड़ी देर पहले की बात है। और पुंकेसर जो उसको हमने क्या बोला था? लघु बीजाणु पर्ण। अभी अभी थोड़ी देर पहले, अभी अभी बात। पुंकेसर को हमने बोला लघु बीजाणु पर्ण, पराग कोश को हमने बोला लघु बीजाणु धानी। सर धानी का मतलब क्या होता है? धानी जो बोलते हैं ना, कच्ची धानी का तेल है। सर ये धानी क्या होता है? धानी का मतलब होते है एक कमरा, एक क्षेत्र, एक एरिया जो किसी को धारण करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? धानी, जो धारण करे। धानी मीन्स जो धारण करे। पर्ण क्यों बोला? क्योंकि वो पत्ती है। अरे पुंकेसर क्या था मेरे भाई? तुमको बताया ना कि भैया ये पुंकेसर या पुमंग ये क्या है? सर ये पत्ती है, पर्ण है, एक प्रकार की पत्ती है। अब इन पत्तियों के अंदर, इस पत्ती के अंदर पुंकेसर, ये जो पत्ती जो थी, ये पुंकेसर, ये जो पत्ती जो है, उसके अंदर ये जो पराग कोश जो है, ये कुछ चीजों को धारण करने वाली है। तो पराग कोश को मैं क्या बोलूंगा? एक प्रकार की क्या है? धानी है। किसको धारण करने वाली है वो अभी बात करते हैं। अभी सिर्फ इतना सा, क्या पराग कोश जो है वो कौन है? एक धानी है, यानी किसी चीज को धारण करने वाली। अजी किसको धारण करने वाली? मैंने कहा अभी पढ़ते आइएगा। पराग कोश जो है वो एक द्विपालित संरचना है। पराग कोश जो है वो एक द्विपालित संरचना है, और प्रत्येक पाली जो होती है, प्रत्येक पाली जो होती है उसमें 2 कोष्ठक होते हैं। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा आइए समझते हैं, आइए समझते हैं क्या कि पराग कोश जो है वो एक द्विपालित संरचना है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं। सर कोष्ठक का मतलब क्या होता है? कोष्ठक को हम प्रवारक भी बोलते हैं, याद रखना। कोष्ठक को हम प्रवारक भी बोलते हैं या कक्ष भी बोलते हैं, या सिंपल भाषा में कमरा। तो जोन सी भी भाषा में तेरे को आसानी से समझ में आ जाए उसमें कोष्ठक बोल दे, कक्ष बोल दे, प्रवारक बोल दे, कमरा बोल दे, एम्प्टी स्पेस बोल दे, ठीका बोल दे, कई सारे वर्ड होते इंग्लिश में भी हिंदी में भी। ठीक है सर, अभी बता रहा हूं, यहां तक की बात समझ। सर समझ में नहीं आई। मैंने कहा आइए तो फिर समझते हैं। ये वाला प्रश्न आ गया था, आइए देखिए। मैंने बोला यार ये ना तुमको यहां से यहां क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? आप सीधा बोलोगे सर बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपने 2024 में डिटेल में पढ़ाया था, यहां उससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। अब अगर कोमल सैनी इसके बाद अगर ऐसे प्रश्न आए तुम्हारे जिंदगी में इस बैच में, मैं फिर गुस्सा करूंगा। ठीक है, ठीक है। तुमको अगर लग रहा है ना कि वहां मैंने डिटेल में पढ़ा है, यहां मैं उससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं, बस इतना सा है कि मैं एनसीईआरटी पर स्ट्रिक्ट हूं। हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या यहां से यहां आपको कोई चीज बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर, ये पुंकेसर यहां से यहां बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप मुझे बताना कोमल सैनी, आप छोटी थी ना आप? हाँ सर। अब बड़ी हो गई? हाँ सर, अब मैं बड़ी हो गई। तो अब आप मुझे बताओ, कब आपके अंदर इमेच्योरिटी थी और कब आपके अंदर मैच्योरिटी आई? सर जब हम छोटे थे तो हम परिपक्व नहीं थे, अंगूठा चूसते थे, इमेच्योर थे। अब हम बड़े हो गए हैं सर, अब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ गई है। लेकिन हम में से अभी भी कुछ ऐसे हैं जो पहले इमेच्योर थे, अभी भी बड़े होने के बाद भी इमेच्योर ही है ना? हाँ सर, हमारी इमेच्योरिटी गई नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो ये जो पुंकेसर जो था ये है प्रारंभिक अवस्था का, और ये जो पुंकेसर जो है ये है परिपक्व अवस्था वाला।
तो दोनों में यहां से यहां मैंने क्या दिखाया है सर? इतनी सी बात दिखाई है कि कहीं ना कहीं पुंकेसर जो है वो क्या हो रहा है सर? परिपक्वन की ओर बढ़ रहा है, मैच्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। इतनी सी बात तेरे को समझ में आ गई यहां तक की बात? यहां तक की बात। जरा एक नाम ये भी लिखना, अंकित प्रियदर्शनी, जल्दी से फटाफट जल्दी से ये नाम लिखना, अंकित प्रियदर्शनी, प्रियदर्शी, अंकित प्रियदर्शी। हाँ जी, यहां तक की बात समझ में आ गई बेटा सभी को? यहां तक की बात समझ में आ गई है? तंतु को पूतंतु भी बोलते हैं? यस बेटा, तंतु को पूतंतु भी बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। डन? यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं आपको इस क्लास का जाहिल बच्चा दिखाऊं, इस क्लास का महाजाहिल बच्चा, जिसको कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जिसको कुछ नहीं है। सर पढ़ाते पढ़ाते, हाँ ये जरूरी है यार, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ जिंदगी में ऐसी हरकतें अगर कोई कर रहा है तो उसको गाइड करना भी इंपॉर्टेंट है कि तुम बेटा जाहिलो, तुम्हारा दिमाग जो है वो बिल्कुल जाहिलों वाला है। क्या नाम है इस बच्चे का? अंकित प्रियदर्शी। अंकित प्रियदर्शी जो है वो कह रहे हैं, हमने शायद ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया था, हमने बोला कि हम छोटे बच्चे थे उसके बाद परिपक्व हो गए, है ना, ऐसे इस तरीके से उंगली चूसने वाला। बालक क्या कह रहा है जरा देखो, इसकी बातें सुनो और सोचो कि ये बालक किस प्रकार की प्रवृत्ति के साथ में, किस प्रकार के आसपास के समाज में ये जी रहा है। बालक क्या कह रहा है जरा इसकी बातों को पढ़ो। कह रहा है अब होठ चूसने का सोचते हैं बॉयज। बॉयज जो हैं अब होठ चूसने का सोचते हैं बॉयज। ये है मेंटलिटी तुम पढ़ने वालों की, ये है मेंटलिटी। शर्म आनी चाहिए तुमको, मतलब तुम इस मेंटलिटी के साथ में पढ़ाई कर रहे हो, हैं? तुम नीट क्रैक करोगे, डॉक्टर बनोगे, हैं? तुम्हारे दिमाग में तो यही सारी चीजें घूमती रहती है, यहां से लेकर जनन अंगों तक बस इतनी सोच है तुम्हारी, इससे ऊपर तो सोच कभी गई नहीं है ना? जानवरों वाली सोच है। जानवर और इंसान में फर्क पता है ना? हाँ सर, लेकिन इन सोच हमारी वही जानवर वाली है। और फिर कह रहे सॉरी सर, सॉरी अपने पास रखो, सॉरी आज के बाद जिंदगी में ये हरकतें मत कर देना बेटा। हमारे साथ तो कर दी है, चलो कोई बात नहीं, हमारी क्लास में तो कर दी है, आज के बाद किसी कहीं पर किसी भी क्लास में मत कर देना, जिंदगी भर मुझे तो याद रखोगे तुम। चल तो बेटा हमने यहां पर बात करी, ये जो पुंकेसर जो है ये प्रारंभिक अवस्था का है, और ये पुंकेसर जब परिपक्व हो गया तो ये हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया। अब ये जानबूझ कर किया है, क्यों सर? अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर काट रहा हूं। सर किसको काट रहे हो? अंकित प्रियदर्शी को नहीं काट रहे, हम इसको काट रहे हैं। किसको? परागकोश को काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं सर? हम इसको काट रहे हैं, यहां से इसको काट रहे हैं और इसको काट रहे हैं, दोनों को काट रहे हैं। यानी हम अपरिपक्व परागकोश को भी काटेंगे और परिपक्व परागकोश को भी काटेंगे, यानी हम दोनों को काटेंगे। देखिएगा, हमने जब अपरिपक्व परागकोश को काटा और जब हमने परिपक्व परागकोश को काटा, किसको? अपरिपक्व और परिपक्व परागकोश को जब हम काट रहे हैं बेटा, तो दोनों के डायग्राम में क्या डिफरेंस दिख रहा है जरा ध्यान से देखना। दोनों के डायग्राम में क्या डिफरेंस देखेगा, वो देखने से पहले आप मुझे बताइएगा। प्रश्न मैं दे रहा हूं आपको सीधा। क्या सर फिर से प्रश्न? हाँ जी, अगर परागकोश का अध्ययन, यार ये तो प्रश्न मैंने आपको दिया हुआ, आई थिंक
ये प्रश्न मैंने आपको कल एनसीईआरटी कसरत में दिया था, कहां दिया था एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। ये वाला प्रश्न था। एक बार ये वाला प्रश्न 9th वाला प्रश्न देखिएगा एक बार। हाँ जी, जल्दी से। अब एक बार जरा इस प्रश्न को देख लो, और इस प्रश्न को देखने के बाद में यहां पर जरा इतनी सी बात देखना। मैं इसको काट रहा हूं, पराग कोश की स्टडी करनी, मुझे अपरिपक्व और परिपक्व पराग कोश का अगर अध्ययन करना है तो मैं इनको कैसे काट रहा हूं जरा देखना। क्या मैं इनको इस तरीके से काट रहा था, ऐसे इसी प्रकार काटा था ना। ये इस हमने मान लो ब्लेड ली और ब्लेड से हमने इसको काट दिया, ब्लेड ली और ब्लेड से काट दिया, ब्लेड ली और ब्लेड से काट दिया। अब आप मुझे बताइएगा, जब मैंने इसको काटा, ये देखिए इस तरीके से काटा, यहां पर भी ऐसे ही काट दिया। अब सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये हमने किस प्रकार काटा है? अनुप्रस्थ रूप से काटा है या अनुलंबीय रूप से काटा है? अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य बोल सकते हैं, चाहे अनुप्रस्थ बोल दीजिए चाहे अनुदैर्ध्य बोल दीजिए, एक ही चीज है। हॉरिजॉन्टली काटा है कि वर्टिकली काटा है, बस इतनी सी बात है। हमने किस प्रकार काटा है? सर हमने हॉरिजॉन्टल काटा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में काटा है। अनुदैर्ध्य रूप से काटा है, या जिसको हम अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं, या हमने लॉन्गिट्यूडनल काटा है, यानी अनुलंबीय रूप से काटा है। तो देखकर आपको पता लग रहा है कि हमने किस प्रकार काटा है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार हॉरिजॉन्टली हमने इसको काटा है। और अगर काटा है तो ये वाला क्वेश्चन दिया था बस करने के लिए, 9th वाला। जिनको नहीं आया था अब कर देखिए। निम्नलिखित में से सभी कथन सही है सिवाय किसके? फिलामेंट, फिलामेंट कौन है? तंतु। तंतु का निकटतम सिरा पुष्प के थैलेमस, थैलेमस यानी पुष्पासन या पंखुड़ी से जुड़ा होता है। सर पंखुड़ी कौन होती है? दल। दल को मैंने क्या बोला था? पंखुड़ी भी बोलते हैं। दूसरा, परागकोश एक 4 कोष्ठकीय संरचना होती है जिसमें 4 लघु बीजाणु धानियां होती है, प्रत्येक पाली में 2 होती है। अभी मैंने बोला परागकोश जो होता है उसमें कितनी पालियां होती हैं? सर 2 पाली होती है, और एक पाली में 2 कमरे होते हैं। टोटल कितने हो गए सर? 4 कमरे हो गए। तुमको ये चीज समझ में नहीं है, छोड़ दो, अभी समझाऊंगा। वैसे विभिन्न प्रजातियों के फूलों में पुंकेसर की संख्या और लंबाई परिवर्तनीय होती है। अलग अलग पुंकेसर, अलग अलग फूलों में पुंकेसर की लंबाई और उनकी संख्या क्या होती है? डिफरेंट होती है। ठीक है। अनुदैर्ध्य खंड में एक सामान्य लघु बीजाणु धानी लगभग गोल आकार की दिखाई देती है। हाँ जी, सॉरी मैंने यहां पर मिस्टेक कर दी है, यहां पर अनुप्रस्थ आएगा। क्या है? क्या आएगा? अनुप्रस्थ आ गया समझ में। और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य है। हाँ जी, तो यहां पर हम अनुदैर्ध्य खंड में एक सामान्य लघु बीजाणु लगभग गोल आकार की दिखाई देती है। क्या ये कथन सही है? जब हम
कट करते हैं तो किस प्रकार कट करते हैं, अनुप्रस्थ रूप से कट करते हैं कि अनुदैर्ध्य यानी अनुलंबीय रूप से कट करते हैं। तो भैया यहां पर जो करेक्ट आंसर होएगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ की ये जो है ये गलत है। अनुदैर्ध्य, माफ करना मैंने अनुदैर्ध्य इंग्लिश में थोड़ा सा इजी रहता है, एक है लॉन्गिट्यूडिनल और एक है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम अनुप्रस्थ बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल को हम अनुलंबीय बोलते हैं। अनुदैर्ध्य भी क्या होता है, अनुलंबीय होता है। तो हम यहां पर किस प्रकार कट करते हैं सर, हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, अनुप्रस्थ रूप से कट करते, तब हमें अच्छे से इसकी संरचना दिखाई देती है। तो याद रखना, हम जब पुंकेसर की आकृति की संरचना देखते हैं तो हम किस प्रकार देखते हैं, अनुप्रस्थ रूप से देखते हैं। सर सेकंड भी गलत है, नहीं सेकंड बिल्कुल सही है। परागकोश एक 4 कोष्ठी की संरचना है जिसमें 4 लघु बीजाणु धानी होती है, प्रत्येक पाली में 2 होती है, बिल्कुल सही है। सर ये कैसे, सर ये अभी पढ़ा रहा हूं, बस रुक जा, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला बिल्कुल सही था। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा प्लीज। हाँ जी, ट्रांजिशन होते हुए देखिएगा, यहां पर ट्रांजिशन में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। ये अपरिपक्व परागकोश में ये स्टार्टिंग स्टेज है, यानी ये प्रथम अवस्था है, फिर उसके बाद ये द्वितीय अवस्था है, और उसके बाद में और भी अवस्थाएं आएंगी, और फाइनली क्या बन गया, परिपक्व परागकोश बन चुका है। इधर देखिएगा, यहां पर अपरिपक्व परागकोश यानी अभी अभी ये परागकोश नया नया बना है, बिल्कुल नया नया बना है। उसके परागकोश के अंदर क्या मिल रहा है सर, इस परागकोश में केवल एक आवरण मिल रहा है और उसके अंदर सेल्स मिल रही हैं। इस प्रकार क्या मिल रही हैं, कोशिकाएं मिल रही हैं। सिंपल, क्या मिल रही है, सेल्स मिल रही हैं। ये चीज हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई है, आप चाहते हैं नहीं पढ़ना आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। लेकिन जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट बताना, उसके लिए मुझे ये चीज करनी पड़ रही है, और कोई मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है ये चीज करने में। सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट बताना और बस उसी को बस समझाना है। यहां पर कुछ कोशिकाएं जो थी इन कोशिकाओं के बीच में यहां पर एक ऊतक डेवलप होता है। यहां पर एक संवहन ऊतक डेवलप होता है, या मैं बोलूंगा एक पैरेनकाइमा से बना हुआ ऊतक डेवलप होता है। पैरेनकाइमा क्या होती है, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। इस संरचना को हम बोलते हैं योजी। क्या नाम होता है इसका, योजी नाम होता है, जो यहां पर सेंटर में डेवलप हो रही है। यहां पर सर हु इज योजी, योजी जो है एक संरचना है जो किससे बनी होती है, मृदुतक कोशिकाओं से बनी होती है। मृदुतक कोशिका मीन्स पैरेनकाइमा। ठीक है, अब यहां पर क्या मिल रही है सर, सेल्स मिल रही हैं, और वो जो सेल्स जो थी
इस प्रकार मिल रही थी ये कोशिकाएं और फाइनली एक स्ट्रक्चर बना दी है जिसमें एक व्हाइट कलर का आवरण है। सर योजी का काम क्या होता है? इन दोनों को कनेक्ट करना। अभी किसको कनेक्ट करेगा अभी बताऊंगा, रुक जा। अभी योजी का काम क्या होता है? अभी सिर्फ पैरेन्काइमा से बनी हुई है, ठीक है। मेन काम क्या होता है? फूड का स्टोरेज होता है मेनली। हाँ जी, अब इधर देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर जो है और इस स्ट्रक्चर से फाइनली ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक स्तर, एक तरफ की बना दूं, सारी बनाऊंगा टाइम वेस्ट होएगा। एक तरफ की बना देता हूं। ये एक स्तर हो गई है, फिर ये दूसरी स्तर, और फिर ये तीसरी स्तर। कुल मिलाकर अगर देखें तो टोटल हो गई है 4 स्तर। सर 4 स्तर कैसे? रंग देख, तू तेरे को रंग दिखाई दे रहे? सबसे बाहर तेरे को सफेद रंग की एक स्तर दिखाई दे रही है, ये वाली। हाँ सर, ये जो स्तर जो है इसका नाम क्या है बेटा? ये जो स्तर जो होती है इस स्तर का नाम है बाह्य त्वचा, अंग्रेजी में बोलते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे वाली जो स्तर जो मैंने ग्रीन कलर की बनाई है, ये वाली, इसका नाम है अंतस्थीसियम। अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोथीशियम। इसके नीचे जो मैंने नीले रंग से बनाई है ये वाली, ये जो नीले रंग की आपको दिखाई दे रही है, ये नीले रंग की संरचना, इसको बोलते हैं मध्य परत, ये मध्य स्तर भी बोल दिया जाता है, मिडिल लेयर कहा जाता है। और सबसे अंदर वाली जो येलो कलर से हम लोगों ने बनाई है, इसको हम बोलते हैं टैपिटम। अंग्रेजी में भी टैपिटम। ठीक है, सिंपल सा था ये, डन। तो कुल मिलाकर ये 4 स्तरें, 4 स्तर दिखाई दे रही हैं। सर ये है हमारा योजी, ये संरचना है कौन सी? योजी है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड योजी। ये संरचना आपको दिखाई दे रही है? हाँ सर। अब आराम से सुनना, आराम से पेशेंस के साथ में चीज को समझने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना। देखिए, ये हमने पूरा एक विकास दिखाया है किसका? अपरिपक्व से या प्रारंभिक पुंकेसर के परागकोश से परिपक्व परागकोश बनाने का। यह परागकोश था। क्या इसमें आपको टोटल 4 किनारे दिख रहे हैं? नहीं सर, कोई किनारा नहीं दिख रहा है। इस तरीके से पूरी संरचना थी, सेपरेट नहीं है किनारे, ठीक है। ये एक चौकोर इस तरीके से, या मैं बोलूंगा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर थी। फिर धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है सर? धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। कुछ ऊतक आए, वो ऊतक जिनको हमने बोला योजी। योजी वर्ड किससे आया है? योजी वर्ड हिंदी का है, किससे आया? इंग्लिश का एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। योजी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। और कनेक्टिव का मतलब जो कनेक्ट करता है। अब गुरु ये किसको कनेक्ट कर रहा है? ये संरचना किसको कनेक्ट कर रही है? ध्यान से देखिएगा। ये हैं 2 पालियां। ये इस तरीके से 2 पालियों में बट जाता है। कौन? आपका परागकोश। कितनी पालियों में बट जाता है? 2 पालियों में। एक पाली ये होती है, एक पाली ये होती है। कितनी पालियां गुरु? 2 पालियां। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं, हमें 2 पालियां दिखाई दे रही है। एक ये पाली है, एक ये पाली है। 2 पालियां हैं। तो इन दोनों पालियों के बीच में इनको कनेक्ट करने का काम, इनको जोड़ने का काम जो संरचना कर रही है, उसका नाम है क्या? योजी। तो योजी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योजी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनेक्टिव। ये कनेक्टिव किसके बीच में है? सर एक पाली ये है, एक पाली ये है। डन। इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्लियर है यहां तक की बात? एक पाली ये है, एक पाली ये है। क्लियर है? अब मुझे बता, एक पाली
एक पाली, सर पाली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लोब। ठीक है, यही थी ना सर। एक पाली ये रही, दूसरी पाली ये रही। सर ऐसे समझ नहीं आया। मैंने कहा और सिंपल। मैंने कहा तूने पुंकेसर को ऐसे ही काटा था ना? हाँ सर हमने ऐसे ही तो काटा था। भैया ये कटा था कि नहीं कटा था? हाँ सर ये कटा था। जब हमने इसको ऐसे देखा तो हमें कितनी पाली दिखाई दे रही? सर एक पाली ये रही, एक पाली ये रही। मैंने कहा और डीपली देखो इसको। तुमने और डीपली देखा, तुम्हें और अंदर से और ज्यादा अध्ययन किया तो तुमको क्या दिखाई दिया? सर हमको ये संरचना कुछ ऐसे दिखाई दी, सर हमको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब जब हमने देखा कि भैया ये वाली एक पाली थी, हाँ सर ये दूसरी पाली थी, हाँ सर एक पाली में कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? सर योजी को संयोजी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जल्दी से मुझे बताइए एक पाली में कितने कमरे दिखाई दे रहे हैं? एक पाली में कितने कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं? एक पाली में कितने कक्ष दिखाई दे रहे हैं? कितने कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं? सर 2। तो एक पाली में 2 कोष्ठक है। सर कोष्ठक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थीका। हाँ सर। तो अब आप मुझे बताइए एक पाली द्विकोष्ठकीय है या नहीं है? हाँ सर एक पाली जो है वो है द्विकोष्ठकीय। एक पाली जो है वो कैसी है सर? द्विकोष्ठकीय है। एक पाली कैसी है गुरु? एक पाली, एक लोब जो है वो कैसा है? द्विकोष्ठकीय है, डाइथीकस है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप मुझे बताइए एक परागकोश में कितनी पालियां मिल रही हैं? सर ये पूरा का पूरा परागकोश है। हाँ सर। एक परागकोश में कितनी पालियां मिल रही हैं? गुरु दिमाग लगा, दिस इज परागकोश, ये पूरा परागकोश। एक परागकोश में कितनी पालियां मिल रही हैं? भोंदुओं 4 मिल रही हैं, हैं? 4 मिल रही हैं। दिव्यांशी मिश्रा जी का 4 मिल रही हैं। एक परागकोश बेटा, हेलो, अल्ले दिस इज परागकोश। हाँ सर ये पूरा का पूरा परागकोश है। हाँ जी सर। एक परागकोश में कितनी पालियां हैं बेटा? एक परागकोश, ये पूरा का पूरा परागकोश। इसमें एक पाली ये है, 1 पाली, दूसरी पाली। तुम्हारी अगर ये हालत है अभी कि तुमको यही समझ में नहीं आ रहा है एक परागकोश में कितनी पाली है, तो आगे क्या करोगे? हैं? एक परागकोश में 2 पाली, एक पाली में 2 कमरे। नहीं सर हमको नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा ये मेरा घर है, इस घर में मैंने 2 भागों में बांट दिया। तो बता मेरा घर, एक घर के कितने भाग हैं? सर इस घर में यहां पर मैं रहता हूं और यहां पर मेरी दुकान है। तो बता एक घर के कितने भाग? सर 2 भाग हैं। ठीक है जी। अब जहां पर मैं रहता हूं यहां पर 2 कमरे हैं, 2 कमरे, एक इधर है एक इधर है। यहां मेरा बेडरूम है जहां पर मैं सोता हूं और ये मेरा ड्राइंग रूम है जहां पर कोई मेहमान आते हैं। बस 2 ही कमरे हैं। कमरे कितने? 2 हैं, बाकी खाली जगह है। तो 2 कमरे हैं, यानी एक घर में 2 भाग थे। एक भाग जो है उसमें 2 किनारे हैं, 2 कमरे हैं। तो बताओ एक घर में, सोचो एक भाग में 2 कमरे हैं, जो मेरी दुकान है उसमें भी 2 कमरे हैं। तो बताओ एक घर में कितने कमरे? सर एक घर में 4 कमरे। बता मेरे भाई और कौन सा एग्जाम्पल दूं? डन? इतनी सी बात समझ में आ गई है? चलें तो अब आप मुझे बताओ, सोच समझकर मुझे बताना, एक परागकोश में कितनी पाली? जल्दी से, एक परागकोश में कितनी पाली? पिछले साल ये चीज आसान रही थी क्योंकि बच्चे जो थे थोड़े समझदार थे।
इस बार जो है थोड़े से भोंदू लाल है, जैसे अंकित प्रियादर्शी। अरे ये तो वही है ना। रिपीट सर, तुम्हारे लिए तो चपाटा है। हाँ जी, एक पराग कोश में कितनी पाली? सर 2 पाली। कितनी पाली? सर 2 पाली। ये एक पाली, ये दूसरी पाली, ये एक पाली, ये दूसरी पाली, 2 पाली। जब हमने इसको काटा तो हमको कितनी पाली दिखाई दी गुरु? 2 पाली दिखाई दी। कितनी पाली दिखाई दी सर? 2 पाली। एक पाली ये, एक पाली ये, यहां पर लिख देता हूं पाली, ये भी पाली। कितनी पाली सर? 2 पाली। ठीक है, अब हमने एक पाली के अंदर क्या देखा सर? हमने एक पाली के अंदर देखा 2 किनारे, 2 कमरे। एक पाली में हमने देखा 2 कमरे। कितने कमरे सर? ये एक पाली और एक पाली में 1 2 कमरे। इस पाली में भी 1 2, टोटल 2 कमरे। तो अब आप मुझे बताइए, एक पराग कोश में 2 पाली, एक पाली में 2 कमरे यानी 2 कोष्ठक। तो बताओ एक पराग कोश में टोटल कितने कोष्ठक? महाकाल खुद कर। क्वेश्चन नहीं कराओगे। सब कुछ हम कराएंगे, तुम भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे? एनसीईआरटी संपूर्ण में क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। हाँ भाई, एक पराग कोश में बताओ कितने कोष्ठक? बताओ कितने कोष्ठक? 2 कोष्ठक देव सरकार। हम बस नाम ढूंढ रहे, हमको मिल जाए 2 आंसर देने वाले। देव सरकार मिला एक। टाइम हो गया। ओ भाई साहब सॉरी। कितने कोष्ठक हो गए बेटा? 4 कोष्ठक हो गए हैं। टोटल कितने कोष्ठक हो गए? कितने कमरे हो गए? 1 2 3 4। टोटल कितने कोष्ठक हो गए? 4 कोष्ठकीय। तो हम क्या बोलेंगे? एक पराग कोश जो है वो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय का मतलब 4 कोण हैं, 4 किनारे हैं, 4 कोष्ठक हैं। डन। इतनी सी बात। अभी तो देख ले, बस थोड़ी सी बात सुन ले और फिर चला जाना, जल्दी से चला जाना। ये जो कोष्ठक तेरे को दिखाई दे रहा है, एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, टोटल कितने कमरे? 4 कमरे। टोटल कितने कमरे हैं? 4 कमरे। इन 4 कमरों को क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु धानी। कैसे बोला जाता है कल बताऊंगा। अब ये वाला जो प्रश्न जो था जरा पढ़, जो कह रहा था सर सेकंड वाला भी तो गलत है। पराग कोश एक 4 कोष्ठकीय संरचना। अभी बताया तेरे को, पराग कोश में 4 कोष्ठक हैं। हाँ सर, जिसमें 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। ये जो 4 कोष्ठकीय संरचना जो होती है, यही क्या होती है? 4 लघु बीजाणु धानी होती हैं। प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। खत्म। सही तो है, इसमें क्या गलत था? कहीं तो ऐसा तो नहीं सोचा 4 कोष्ठकीय संरचना, उसके अंदर 4 लघु बीजाणु। ये नहीं है इसका मीनिंग। चलो जी, मिलते हैं कल इसी समय पर। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, नहीं तो क्लास लेट हो जाएगी, मेरे को डांट पड़ेगी। सर पाली ने हमारा दिमाग खराब कर दिया। बस इतने में से हो गया तेरा दिमाग खराब।